5 डे 5 स्किल सीरीज के अंदर आप सभी सिविल इंजीनियर्स का स्वागत है। आज है हमारा डे 1 और डे 1 हमारा जो डेडिकेटेड रहने वाला है वो है ड्राइंग रीडिंग से रिलेटेड। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं वो सारी ड्राइंग्स को कैसे रीड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, कितने टाइप्स की ड्राइंग्स होती हैं, कैसे हमें किसी ड्राइंग का सेक्शन देखना है, कैसे किसी ड्राइंग का हमें प्लान देखना है, कैसे किसी ड्राइंग की डिटेल हमें देखनी है, सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो जितने भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हैं या वे सिविल इंजीनियर्स जिनको ड्राइंग रीडिंग करने में काफी प्रॉब्लम आती है, ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आपके जो ड्राइंग रीडिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं वो कंप्लीटली क्लोज होने वाले हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी लंबी रहने वाली है क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। फाइव डे 5 स्किल्स प्रोग्राम में आप सभी सिविल इंजीनियर्स का स्वागत है। आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है ड्राइंग रीडिंग। देखो, किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ड्राइंग रीडिंग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपका एज पर ड्राइंग्स जो है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, ज्यादातर फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स, इवन जो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स भी हैं जिनको 2-3-4 साल हो गए हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए, उनको भी ड्राइंग को रीड करने में जो है प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो मोटिव है वो ये है कि मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करूं कि जब आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क एग्जीक्यूट करवाओ तो आपको ड्राइंग को रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो पूरा देखना, लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन आपको जो नॉलेज इस वीडियो के अंदर मिलेगी वो काफ़ी ज़बरदस्त जो है मिलने वाली है। देखो, ड्राइंग्स बेसिकली क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स होती हैं ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में जो चीज़ हम फिजिकली बनाना चाहते हैं वो कैसे बनाएंगे, क्या उसके पैरामीटर्स रहेंगे, क्या हमारी डायमेंशंस रहेंगी, क्या सारी चीज़ें जो उसमें एग्जीक्यूट की जाएंगी वो किस तरीके से अरेंजमेंट उसका किया जाएगा, वो सब कुछ हमारी सबसे पहले हम लोग उसको ड्राइंग्स के रूप में बनाते हैं। क्योंकि जब हमें एक्चुअल में यही नहीं पता होगा कि हमें बनाना क्या है तो हम उसको बना नहीं पाएंगे। कभी आप देखो, कोई भी प्रोजेक्ट क्या बिना ड्राइंग के आप बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। तो आपको एक लेआउट या एक ब्लूप्रिंट जो है वो उसका तैयार करना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स हमारी जो होती है वो एक ब्लूप्रिंट्स होती है। अब क्या होता है कि ड्राइंग्स को रीड करने का आसान तरीका क्या होता है, या फिर देखो, ड्राइंग्स किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जो ड्राइंग्स होती है ना वो काफी ज्यादा ड्राइंग्स होती है। मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी इस चीजों पे नहीं जाने वाला हूँ कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और MEP ड्राइंग्स और इस तरह के से मैं इन सब चीजों में नहीं जाने वाला हूँ। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो देखो, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह की ड्राइंग्स होती हैं, आप उसको किसी भी टाइप ऑफ ड्राइंग के अंदर फिट कर सकते हो। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्लान। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेक्शन। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है सेक्शन। और तीसरा होता है हमारा डिटेल। क्लियर? तो आप किसी भी ड्राइंग को अगर आप पढ़ोगे, किसी भी टाइप, चाहे आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स उठा के लेके आओ, चाहे आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स उठा के लेके आओ, चाहे आप MEP की ड्राइंग्स लेके आओ, इन सब के अंदर 3 चीजें सबसे ज्यादा कॉमन होती हैं, एक प्लान, सेक्शन और डिटेल। जब भी हम कोई भी ड्राइंग को अगर हम पढ़ते हैं तो इन्हीं 3 चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्लान बेसिकली क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम उसको टॉप से देखते हैं, किससे देखते हैं? हम टॉप से देखते हैं, तो वो हमें उसका प्लान जो है वो दिखाई देता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, फाउंडेशन की ड्राइंग मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। फाउंडेशन के अंदर आपको क्या दिख रहा है? एक फर्स्ट इंप्रेशन पे आपको क्या चीजें दिख रही है कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर बॉक्स है, 2900 बाई 2900 डायमेंशन है, 2900 बाई 2900। यहाँ पे आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर है, 4500 बाई 2500। तो हम इसको कहाँ से देख रहे हैं? हम इसको टॉप से देख रहे हैं। तो टॉप से हमें ये दिखाई दे रहे हैं रेक्टेंगुलर व्यूज, रेक्टेंगल स्क्वायर शेप के अंदर। क्या ये एक्चुअल में स्क्वायर है, क्या ये एक्चुअल में रेक्टेंगल है, ये हमें जानने के लिए, या फिर इसकी और डिटेल अगर हमें देखनी है कि इसकी डेप्थ क्या होगी फुटिंग की, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू इसका कैसा होगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका सेक्शन। इसका क्या देखना पड़ेगा? सेक्शन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सेक्शन ड्राइंग के अंदर।
जिस ड्राइंग को हम टॉप से देख रहे थे और हमें वो एक रेक्टेंगुलर या फिर एक स्क्वायर शेप के अंदर दिख रहा था, एक्चुअल में उस ड्राइंग का जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। तो ये होता है हमारा इसका सेक्शन। क्लियर? तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा ड्राइंग के अंदर क्या कि हम लोगों ने प्लान व्यू देखा उसका। सेकंड हम लोगों ने उसका जो है सेक्शनल व्यू देखा। सेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के अलोंग उसको देखना चाहते हैं। मान लो मेरी ये फुटिंग है, मेरी ये एक फुटिंग है, मैं इसको, इसकी डायमेंशन है कितनी, इसकी डायमेंशन है मान लो 2 मीटर। तो मैं इसको सेंटर से कट करके देखना चाहता हूं कि एक्चुअल में कैसे दिखती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेंटर पे एक कट लगाऊंगा और कट लगाने के बाद में मैं इस व्यू को देखूंगा कि ये व्यू एक्चुअल में सामने से मुझे जो है कैसे दिखने वाला है। ठीक है, जैसे मेरा ये प्लान है, मेरा ये क्या है, पेन है, पेन। ठीक है, आप ये पेन देख रहे होंगे। इस पेन का अगर मैं इसको वर्टिकली इसको कट कर दूं, वर्टिकली इसको क्या कर दूं, मैं कट कर दूं, तो मेरा एक सेक्शन कट हो जाएगा। एक दूसरा सेक्शन में क्या कर सकता हूं, उसको हॉरिजॉन्टली कट करूं। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करूं तो मुझे कुछ ऐसा सर्कल की शेप में दिखाई देगा, ये वाला पॉइंट दिखाई देगा, क्योंकि अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करूं, अगर मैं इसको वर्टिकली कट करूं, अगर मैं इसको वर्टिकली कट करूं तो ये मेरा जो पेन है मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पेन एक ही है, लेकिन अलग अलग रेफरेंस प्लेन के अलोंग अगर मैं उसको कट करके देख रहा हूं तो मुझे उसका व्यू अलग दिखाई दे रहा है। जब मैंने इसकी जो है इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली इसका क्रॉस सेक्शन कट किया तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है। जब मैंने इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन किया तो ये मुझे इस तरीके से दिख रहा है। तो एक्चुअल में मुझे इससे क्या समझ में आ रहा है, मुझे इसकी ज्योमेट्री का समझ में आ रहा है कि ये एक सर्कुलर शेप के अंदर है और इसका जो हाइट है वो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। तो सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि मैंने फाउंडेशन का प्लान देखा तो फाउंडेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि भाई मेरा 2900 बाई 2900 का एक स्क्वायर शेप के अंदर मुझे दिख रहा है। जब मैं इसकी और डिटेल में जाना चाहा कि भाई इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा तो मैं इसके सेक्शन व्यू के अंदर गया और सेक्शन व्यू के अंदर आपको दिखा कि हाँ भाई ये आप देखोगे तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल जो है वो ट्रेपेजोइडल शेप के अंदर है। यहाँ पे एक डायमेंशन दी है जो कि D1 से रिप्रेजेंट है। इसके अलावा ऊपर स्लोप दिया गया है जो कि D2 से रिप्रेजेंट किया गया, ऊपर एक पेडेस्टल दिया है जो कि D3 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहां से मुझे इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू समझ में आया। तीसरी बात आती है इसकी डिटेलिंग की। क्लियर? थर्ड क्या आता है, डिटेल। तो 3 टाइप हो गया आपका, फर्स्ट प्लान, सेक्शन और डिटेल। डिटेल के अंदर क्या होता है, मुझे अब इसको डिटेल में इसका देखना है कि एक्चुअल में ये जो D1 है ये कितना है, ये D2 कितना है, ये D3 जो है वो मेरा कितना है। इसके अलावा इसके अंदर जो आपको रेनफोर्समेंट दिख रही है, इन रेनफोर्समेंट का डाया क्या है, रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग क्या है, तो उसके लिए मुझे इसकी डिटेल ड्राइंग के अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो इसकी डिटेल दी है। मान लो मैं कोई एक फुटिंग का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आप देखो F3 फुटिंग यहाँ पे दी गई है। अब मैं इसकी डिटेल के अंदर आया और यहाँ पे देखो F3 फुटिंग मेरी ये रही फुटिंग। फुटिंग का जो प्लान है, मतलब जो उसकी डायमेंशन है 2900 बाई 2900 है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फाउंडेशन प्लान के अंदर ये डायमेंशन आपकी नहीं दी रहती है, सिर्फ यहाँ पे नंबर लिखा होता है कि ये हमारी F3 फुटिंग है, ये हमारी F4 फुटिंग है। तो अब मुझे F3 फुटिंग का देखना है कि भाई ये इसकी डायमेंशन कितनी है, तो मुझे इसकी डिटेल ड्राइंग में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डिटेल ड्राइंग के अंदर आया तो पता चला कि ये 2900 बाई 2900 है। इसके बाद क्रॉस सेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ और टर्म्स दिख रही थी, जैसे D1, D2, D3। तो मैं यहाँ पे D1 पे आया तो पता चला कि D1 200 है। D2 मुझे पता चला कि ये टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वो 750 है। इसके अलावा ये जो पेडेस्टल वाला पार्ट है ये 150 है। इसके बाद जब मैं इसकी रेनफोर्स डिटेल पे आया तो पता चला कि भाई यहाँ पे 16 mm का डायामीटर यूज किया गया है 150 सेंटर टू सेंटर। तो ये हो गया हमारा डिटेल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको एक बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जब भी कोई भी ड्राइंग अगर हम लेते हैं तो उस ड्राइंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। हमें प्लान देखना है, हमें सेक्शन देखना है और हमें डिटेल देखनी है। भूल जाओ आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, MEP ड्राइंग, मत बात करो इनके बारे में। आप बस प्लान, सेक्शन और डिटेल, कोई भी ड्राइंग अगर आप देख रहे हो तो उसमें प्लान, सेक्शन और डिटेल की बात करो, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा आगे, आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया है। अब हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मेरा कोई भी एक प्लॉट है, उस प्लॉट पे मुझे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है। मुझे क्या करवाना है, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कराना है। मेरा फर्स्ट डे है, मान लो आप एक सिविल इंजीनियर हो, आपका फर्स्ट डे है, आपको एक लैंड पे, एक साइट पे भेजा जाता है कि भाई ये लैंड है
और इस लैंड पे जो है आपको कल से कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करवाना है। तो जब आप कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करवाते हो तो एक्चुअल में आपके पास में साइट प्लान होना चाहिए। साइट प्लान के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो पूरा एरिया है, कंप्लीट एरिया जो है, उस एरिया में आपको पता चल जाएगा कि भाई किस पोर्शन पे आपको बेसमेंट बनाना है, किस पोर्शन पे नहीं बनेगा, कहाँ पे आपके प्लांट की लोकेशन रहने वाली है, कहाँ पे आपका साइट ऑफिस है। तो ये जनरली जब कोई बड़ी साइट होती है तो उस केस में साइट प्लान जो है वो आपको मिलता है। इसके अलावा थोड़ा छोटे लेवल पे आते हैं, जब कोई छोटी साइट होती है तो वहां पे एक्चुअल में आपको क्या मिलती है, फाउंडेशन प्लान मिलता है, कॉलम का सेंटरलाइन प्लान मिलता है। ये हमें क्या बताता है, ये एक्चुअल में हमें डायमेंशंस बताता है कि हमें किन पोर्शंस पे हमें जो है फाउंडेशन वर्क करना है, कहाँ पे फाउंडेशन वर्क नहीं करना है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे देखो मैंने एक ड्राइंग ओपन की है। इस ड्राइंग को बेसिकली बोला जाता है कॉलम सेंटरलाइन प्लान, ठीक है। अगर आप किसी भी ड्राइंग को ओपन करते हो तो राइट साइड में ना यहाँ पे जनरल नोट्स जो है वो लिखे रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जनरल नोट जो है वो लिखे हैं। इसको मैं आगे कवर कर दूंगा कि जनरल नोट बेसिकली क्या क्या होता है। इसमें जनरल नोट के अंदर ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि डायमेंशंस हमारी क्या रहेंगी। इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अगर रिविजन्स वगैरह हुए हैं ड्राइंग्स के तो यहाँ पे रिविजन्स वगैरह लिखे रहते हैं कि कितना रिवीजन किया है। ड्राइंग को अगर स्केल करके बनाया है तो स्केल की ड्राइंग रहेगी, आर्किटेक्ट कौन है उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कंसल्टेंट कौन है उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ड्राइंग का नाम रहेगा। यहाँ पे देखो ड्राइंग का टाइटल लिखा हुआ है कॉलम सेंटरलाइन, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में जो ड्राइंग है वो हमारी कॉलम सेंटरलाइन की है। तो जब फर्स्ट डे हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है सबसे पहले साइट क्लीनिंग का। साइट क्लीनिंग के लिए हम लोग देखते हैं जो हमारा ओवरऑल डायमेंशंस है। जैसे अब मुझे मान लो मेरा ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पे मुझे साइट क्लीनिंग करवानी है, तो मैं क्या देखूंगा कि मुझे कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन करवाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइन के अंदर जाके देखा कि टोटल मेरी डायमेंशंस कितनी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा आउटर पार्ट है, तो इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक की हमारी यहाँ पे देखो डायमेंशंस है कितनी, 32875। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी डायमेंशन है 32130, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है 32875 बाई, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 32130। तो मेरे पास ना एक डायमेंशन आ गई कि लगभग 33 मीटर बाई 33 मीटर के आसपास मुझे जो है वो साइट क्लीनिंग करानी है, क्योंकि इतने ही एरिया पे मेरा कंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना है। अब मैंने साइट क्लीनिंग का वर्क एग्जीक्यूट करा दिया एक डायमेंशन लेके। अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई अब मुझे फाउंडेशन की मार्किंग करनी है, क्योंकि मुझे फाउंडेशन का एक्सकवेशन स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे दो ड्राइंग जो है वो यूज करूंगा। आप यहाँ पे देखो कौन कौन सी ड्राइंग यूज करूंगा। सबसे पहले तो मेरे पास कॉलम सेंटरलाइन प्लान होना चाहिए। कॉलम सेंटरलाइन प्लान मुझे एक्चुअल में ये बताएगा कि किन किन पोर्शन पे मेरा जो है कॉलम आ रहा है। दूसरा मैं देखूंगा फाउंडेशन प्लान को। फाउंडेशन प्लान से मुझे एक्चुअल में फाउंडेशन की पोजीशन पता चलेगी कि जो मेरा फाउंडेशन है वो कॉलम जो है उसके सेंटर में है या सेंटर से उसके हटके है, क्या उसकी पोजीशनिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो है क्या करूंगा वहां पे कॉलम का जो हमारा फाउंडेशन है उसकी मार्किंग यहाँ पे करूंगा। जैसे अब देखो इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले हम लोग सेंटरलाइन प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेंटरलाइन प्लान के अंदर यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको ना ग्रिड मिलेंगी। किसी भी ड्राइंग्स में अगर आप कोई भी ड्राइंग उठा के देखो तो हर एक ड्राइंग्स के अंदर आपको ग्रिड लाइन मिलती है। ग्रिड लाइन का काम क्या होता है, ग्रिड लाइंस जो है एक्चुअल में हमें पोजीशन बताती हैं हमारे स्ट्रक्चरल मेंबर्स की, ठीक है। पार्टीशंस का पार्ट बाद में आता है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल वर्क स्टार्ट होता है और स्ट्रक्चरल वर्क की पोजीशन हमें जो है सेंटर लाइन जो हमारी प्लान होता है जिसमें ग्रिड लाइन होती है उनसे पता चलता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो एक साइड में आपको दिखेगा कि हमारी ग्रिड्स हैं जहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आओगे दूसरी साइड में यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। दूसरी साइड में अगर आप देखोगे तो ABCD इस तरीके से। तो एक साइड में एक अलग नंबर अल्फाबेट दिया होता है, दूसरे साइड में दूसरे नंबर से उसको प्रेजेंट किया होता है। तो हमें अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताता हूँ, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं सो आप एक चीज नोट यहाँ पे करोगे कि जहां पे भी मेरी ग्रिड का क्रॉस सेक्शन एक दूसरे को ग्रिड क्रॉस कर रही है वहां पे मेरा एक कॉलम जो है वो आ रहा है। यहाँ पे देखो मेरा ये C5 कॉलम है, मेरा क्या है ये C5 कॉलम है और यहाँ पे ग्रिड 1 और ग्रिड L एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे मेरा C5 कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो मैं जब साइट पे लेआउट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्चुअल में ग्रिड 1 में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, उसके बाद ग्रिड L में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। जैसे ही मेरा जिस पॉइंट पे भी मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पे भी मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो मेरा C5 कॉलम होगा। C5 कॉलम का ये मेरा सेंटर रहेगा और उसके बाद में इसकी जो भी डायमेंशंस होगी
मैं डायमेंशंस के लिए कहाँ पे जाऊंगा, डिटेल ड्राइंग पे। देखो यहाँ पे मेरे कॉलम का सिर्फ नाम दिया है, कॉलम की डिटेल नहीं दी है, तो मैं डिटेल ड्राइंग पे जाऊंगा। यहाँ पे अगर आप आओगे डिटेल में तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये रहा मेरा C5 कॉलम, जिसकी डायमेंशन दी है 300 बाई 450। तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो डायमेंशन है कितनी है, 450 है, और ये वाली डायमेंशन जो है आपकी 350 है। फिर आप इसका जो है यहाँ पे सेंटर के अकॉर्डिंग इसका क्या कर दोगे, यहाँ पे लेआउट कर दोगे। 225 mm इधर मार्क करोगे क्योंकि ये सेंटर है, 225 इधर मार्क करोगे, और 350 का हाफ इधर मार्क करोगे, और 350 का जो मार्क है वो इधर हाफ जो है यहाँ पे क्या करोगे, मार्क करोगे। ठीक है, 175 175, और इस तरीके से लाइन आप यहाँ पे मिला दोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे C5 कॉलम जो है आ जाएगा। इसके बाद मुझे फाउंडेशन की मार्किंग करनी है, तो मैं फाउंडेशन प्लान पे आऊंगा, और इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी F1 फुटिंग है। तो F1 फुटिंग की अगर आप देखो तो डायमेंशंस यहाँ पे दिए 2500 बाई 2500, लेकिन अगर यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी होती तो मैं इसकी डिटेल ड्राइंग के अंदर जाऊंगा। डिटेल ड्राइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे F5 कौन सी फुटिंग थी, सॉरी, यहाँ पे F1 फुटिंग मेरी यहाँ पे है, तो मैं डिटेल ड्राइंग के अंदर आऊंगा। F1 फुटिंग की डायमेंशन कितनी है, 2500 बाई 2500। तो मैं यहाँ पे आऊंगा। अब यहाँ से देखो 1250 पे मैं ऐसे मार्क करूंगा, 1250 में ऐसे मार्क करूंगा, इधर भी मैं 1250 पे मार्क करूंगा सेंटर से, और सेंटर से इधर से 1250 पे। मेरे पास फुटिंग के चारों पॉइंट आ गए, और मैं इनको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। साइड पे मैं चूना डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने जैसे साइड पे चूना डाला तो मेरा फर्स्ट जो मेरा कॉलम है उसकी मेरी यहाँ पे मार्किंग जो है वो हो गई। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम की मार्किंग करनी है। मान लो मुझे यहाँ पे मार्किंग करनी है, इस पर्टिकुलर कॉलम की मार्किंग करनी है, तो सेम प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा। मैं यहाँ पे मेरी ग्रिड 1 मेरी ये है, उसके बाद में मैं नेक्स्ट मेरी जो ग्रिड है यहाँ पे J, वो मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो C5 कॉलम से 2 ग्रिड पास हो रही है, एक मेरी K ग्रिड पास हो रही है और एक मेरी J ग्रिड पास हो रही है। J ग्रिड जो है वो C5 के बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, लेकिन जब आप थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको C6 कॉलम मिलेगा, यहाँ पे आपको C4 कॉलम मिलेगा। तो जो J ग्रिड है वो C5 कॉलम के सेंटर से पास हो रही है, लेकिन मेरी जो K ग्रिड है वो C5 के सेंटर से पास नहीं हो रही है, वो C6 कॉलम के सेंटर से पास हो रही है। यहाँ पे देखो ये मेरा C6 कॉलम के सेंटर से पास हो रही है। तो जब मैं C5 कॉलम को ड्रॉ करूंगा तो मैं J ग्रिड का यूज करूंगा, और जब मैं C6 कॉलम को ड्रॉ करूंगा तो मैं यहाँ पे K ग्रिड का यूज करूंगा। तो इस तरीके से साइट पे एग्जीक्यूशन जो है वो होता है। कई बार क्या होता है साइट पे, यहाँ पे तो आपको देखो दोनों ग्रिड आपके यहाँ पे मेंशन कर दिए। कई बार साइट पे क्या होता है कि सिर्फ एक ही ग्रिड जो है वो रहती है। यहाँ पे क्या होता है, एक ही ग्रिड रहती है। मान लो यहाँ पे J ग्रिड सिर्फ रहती, तो ड्राइंग के अंदर क्या होता है कि ये जो सेंटर से ये जो डिफरेंस आता है ना, वो ड्राइंग के अंदर मार्क कर दिया जाता है कि भाई ये जो ग्रिड है इस पर्टिकुलर कॉलम के सेंटर से इतने mm आउट है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है साइट पे लेआउट करना जो है वो पड़ता है। मैं देखो वीडियो के अंदर आपको साइट का लेआउट करके नहीं दिखा सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल चीज है जो कि साइट पे ही जाके पॉसिबल हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको जो है वो चीजें विजुअलाइज जो है वो करनी पड़ेंगी। क्लियर। तो यहाँ से अब हम सेम चीज ऐसे ही, मुझे नेक्स्ट कॉलम ड्रॉ करना है, मुझे मान लो ये वाला कॉलम ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये ग्रिड 1 है और दूसरी मैं ग्रिड H जो है ड्रॉ करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है C5 कॉलम ड्रॉ कर दूंगा, और C5 पे मेरी जो फुटिंग आ रही होगी उसकी भी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको बना लूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इस वाले कॉलम पे मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी फुटिंग आ रही है, फाउंडेशन प्लान पे जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस वाले C5 पे मेरी F2 फुटिंग आ रही है। तो F2 फुटिंग की मैं डिटेल पे जाऊंगा, तो F2 फुटिंग की डिटेल मेरे देखो 2700 बाय 2700, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा। थोड़ा सा एक बार चीज़ें समझाने की कोशिश कर देता हूँ कि साइट पे एक्चुअल में किस तरीके से वर्क एग्जीक्यूट होता है। देखो मेरे पास क्या है, कॉलम का सेंटर लाइन प्लान है, मेरे पास ग्रिड लाइन है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्राइंग के अंदर ग्रिड्स हैं उन ग्रिड को हम साइट पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम लोग जो है, हमारे पास में टोटल स्टेशन है, टोटल स्टेशन से हमने क्या किया, जो हमारा प्लॉट है उसके चारों कॉर्नर पॉइंट्स हम लोगों ने मार्क कर लिए, हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रिड लाइन जो है वो बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, मैनुअल होता है, कि हमारे पास कोई भी टोटल स्टेशन नहीं है, तो ड्राइंग के अंदर क्या होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट दिया होता है। रेफरेंस पॉइंट किस तरीके से, मान लो यहाँ पे सामने एक रोड है, ठीक है, और इस रोड के सेंटर को रेफरेंस मान के यहाँ पे डायमेंशन दे दी कि आपकी जो फर्स्ट ग्रिड है
वो इस रोड के सेंटर से 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गया, हमारे पास में रोड का रेफरेंस आ गया, तो हम रोड के सेंटर पॉइंट को मार्क करेंगे और सेंटर पॉइंट से इसके पैरेलल में एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे 10 मीटर पे, तो हमारी ये फर्स्ट ग्रिड आ जाएगी। अब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड के लिए तो रेफरेंस आ गया, अब हमें क्या करना है, वर्टिकल ग्रिड के लिए हमें यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको दूसरी साइड से भी कोई ना कोई रेफरेंस आपको दे देगा। मान लीजिए इधर कोई प्लॉट है पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका जो फर्स्ट कॉलम का पॉइंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट से 15 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो हमारे पास में 10 मीटर ये है, हमारे पास ये पॉइंट आ गया, तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल 90 डिग्री का बना के हम इसको जो है इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारे पास दोनों ग्रिड आ गई। फिर हम इसके पैरेलल्स में इस तरीके से ग्रिड्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा तरीका, टोटल स्टेशंस, बड़ी साइट पे ज़्यादातर टोटल स्टेशंस ही जो है वो यूज होते हैं, और मैंने आज तक जितना भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कराया है, मोस्टली मैंने जो भी लेआउट वगैरह कराया है वो टोटल स्टेशन की हेल्प से ही कराया है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो बड़े प्रोजेक्ट्स पे रहा है, ठीक है। तो मैंने मैनुअल जो लेआउट वगैरह है वो बहुत ही कम साइट पे करवाया है, और मैनुअल के अंदर एरर्स भी जो है वो काफ़ी आते हैं। तो अब देखो, आपको पता चल गया कि दो तरीके होते हैं कि या तो टोटल स्टेशन से हम पॉइंट मार्क कर लें, या फिर हमारे पास में ड्राइंग के अंदर रेफरेंस दिया होता है कि इस पर्टिकुलर लाइन से इतना और इस पर्टिकुलर लाइन से जो है इतना। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो मुझे जैसे यहाँ पे देखो कॉलम सेंटर लाइन पे अगर आप आओगे, सो यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रिड है, यहाँ पे देखो फर्स्ट ग्रिड है, उसके बाद सेकंड है, फिर थर्ड है। तो साइट पे क्या होता है, साइट पे ना टेम्परेरी जो है ब्रिक के पिलर्स बनाए जाते हैं जिनको भुर्जी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक भुर्जी बनाई, ठीक है। इसके सेंटर पे मैंने यहाँ पे अपने पॉइंट्स जो है ले लिए कि मेरे ये फर्स्ट ग्रिड के पॉइंट है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक धागा जो है इस तरीके से यहाँ पे बांध लूंगा साइट के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग सूत भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास मान लो ये फर्स्ट ग्रिड है, मान लो ये मेरी ग्रिड कौन सी है, ये ए ग्रिड है। उसके बाद अगर आप कॉलम सेंटर लाइन पे आओगे तो यहाँ पे देखो ए के बाद मेरी कौन सी ग्रिड है, बी ग्रिड है, जिसकी यहाँ पे देखो डायमेंशन दी गई है 5110, ठीक है। सो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इससे 5110 जो है, इससे 5110 5110 पे एक और भुर्जी जो है मैं यहाँ पे बनाऊंगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे भी पॉइंट मार्क करूंगा। ये पॉइंट जो मेरा कितना रहेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो डिस्टेंस रहेगी वो 5110 रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे अब मेरा ये सेकंड पॉइंट आ गया, मैंने यहाँ पे सेकंड ग्रिड जो है वो ड्रॉ कर ली। सेम चीज फिर मैं ड्राइंग को देखूंगा। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे मेरा जो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे ग्रिड देखोगे ए बी, उसके बाद सी ग्रिड मेरी यहाँ पे देखो कितना है, 5255 और यहाँ पे 5110, ठीक है। सो यहाँ पे 5 4 और यहाँ पे 1, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरी ग्रिड है वो 145 mm की डिस्टेंस पे ही है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दूसरी भुर्जी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये भुर्जी का साइज इतना होता है कि 145 mm जो है वो बड़े आराम से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। सो मैं इसी भुर्जी पे दूसरा पॉइंट मार्क कर दूंगा, जिस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डायमेंशंस होगी वो कितनी होगी, 145 mm होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो धागा है वो बांधने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही धागे से काम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट देखूंगा कि भाई इस पॉइंट से मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर मेरी डायमेंशंस कितनी होगी। मैं यहाँ पे फिर ऐसे भुर्जी बनाऊंगा, पॉइंट मार्क करूंगा, और ऐसे मैं यहाँ पे इस तरीके से सूता बांधूंगा। तो ऐसे ही जितनी भी मेरी ग्रिड्स हैं वो सारी ऐसी भुर्जी हम बना के ही सारी मार्क करते हैं। सेम चीज़ हम वर्टिकल करेंगे कि हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट जो है मार्क कर लिया, हमने यहाँ से जो है ऐसे सूता बांध लिया। उसके बाद इसके पैरेलल पे हम लोग जो है दूसरी भुर्जी बनाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद में दूसरा हमारा यहाँ पे धागा बांध लेंगे। अब ये जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से हैं, जहाँ पे मेरे कॉलम की जहाँ पे मेरा कॉलम जो है आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने कॉलम की मार्किंग करेंगे, उसके साथ ही हम यहाँ पे फाउंडेशन की मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट जो लेआउट होता है वो टेम्परेरी होता है, तो हम यहाँ पे चूना डाल देंगे इस तरीके से, और उस चूने पे हम फिर एक्सकेवेशन कराएंगे, और एक्सकेवेशन करा के हम लोग जो है अपना वर्क जो है वो एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो ग्रिड लाइंस होती हैं वो किस तरीके से आती है। सबकी डायमेंशंस देखो यहाँ पे दी है। अगर आप इस ड्राइंग को देखोगे तो यहाँ पे हर एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड की डिस्टेंस जो है वो दी है, मतलब सारी जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट ग्रिड से यहाँ पे दी है। कुछ ड्राइंग्स आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आपको हर एक ग्रिड की अलग अलग डायमेंशंस मिलेगी, मतलब ये आपको यहाँ पे अलग मिलेगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अलग मिलेगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग मिलेगी। इसके अंदर अगर दिया होगा तो वो मैं आपको दिखाता हूँ।
इसके इस ड्राइंग के अंदर यहाँ पे नहीं दिया है। इसके अंदर क्या है कि आपका एक पॉइंट से सारी डायमेंशंस जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरीके से जैसे ये दिया है। यहाँ पे देखो ड्राइंग ग्रिड एल से लेके ग्रिड एम के बीच में 1360 डिस्टेंस है, ग्रिड के से लेके और एल के बीच में 3750 है, जे और के बीच में 75 है, और यहाँ पे देखो आई और जे के बीच में 1950 है। तो इस तरीके से सेंटर टू सेंटर मतलब आपकी सारी की सारी जो ग्रिड्स हैं उनकी डायमेंशन जो है वो दी रहती है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा ग्रिड लाइन का कॉन्सेप्ट। अब ये ग्रिड लाइन ना खाली लेआउट कराने के काम नहीं आती है साइट पे, अगर हमें एस्टिमेट बनाना होता है तो उसमें भी इन ग्रिड लाइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रहती है। मान लो मुझे जो है सपोज करो एक कैलकुलेशन करनी है कि मान लो एक बीम है मेरा जो इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक मेरा एक बीम गया है। अब मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए भी मैं ग्रिड लाइन का ही यूज करने वाला हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरा ये बीम कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये मेरा ग्रिड 4 से लेके ग्रिड 6 के बीच में आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप डायमेंशंस देखोगे तो ग्रिड 4 की जो डायमेंशन है, ग्रिड 4 की सेंटर टू सेंटर एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिया है, तो ग्रिड 4 की अगर आप डायमेंशंस यहाँ पे देखोगे तो ग्रिड 4 जो है मेरा यहाँ से फर्स्ट ग्रिड से ग्रिड 4 की जो मेरी डायमेंशन है वो अगर आप देखोगे तो 6385 है। ठीक है, ऐसे ही मुझे ग्रिड 6 की देखनी है यहाँ पे, क्योंकि ग्रिड 6 मेरी यहाँ से पास हो रही है। सो ग्रिड 6 की कितनी है 10 जो है कितनी है 10725। तो मुझे यहाँ से दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है 10725 और ये मेरा कितना है 6385। तो मैं यहाँ पे इनकी जो है कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करता हूँ कि एक्चुअल में ये किस तरीके से जो है काम करती है। 10725 माइनस कितना है ये मेरा 6385। तो यहाँ पे देखो मुझे ये सेंटर टू सेंटर जो है ना मुझे डिस्टेंस पता चल गई कि कितनी आ रही है 4340। क्लियर। अब मुझे क्योंकि जो मेरी ग्रिड है वो कॉलम के सेंटर से पास हो रही है, तो मुझे बीम मेरा आ रहा है कॉलम के फेस पे। कहाँ पे आ रहा है? कॉलम के फेस पे। तो अब मुझे ये डायमेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास ये टोटल डायमेंशन है, इसमें से अगर मैं इतना पार्ट और इतना पार्ट माइनस कर दूं तो मेरी बीम की लेंथ आ जाएगी। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डिटेल ड्राइंग के अंदर C4 C3। ठीक है, तो मैं इसकी डिटेल ड्राइंग के अंदर जाऊंगा। डिटेल ड्राइंग के अंदर मैं देखूंगा C4 और C3 की विड्थ कितनी है। आप यहाँ पे सॉरी विड्थ आएगी या फिर हाँ विड्थ आएगी। ठीक है, तो विड्थ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी 300 यहाँ पे जो है मेरी विड्थ है। तो इसका मतलब मेरा 150 जो है इधर से माइनस होगा और 150 मेरा इधर से माइनस होगा। सो मैं टोटल इसमें से 300 माइनस कर दूंगा तो 4040। तो ये मेरे कॉलम बीम की जो है वो लेंथ यहाँ पे आ गई। तो ग्रिड लाइन का यूज यहाँ पे भी किया जाता है। या तो आपके पास में ऑटोकैड होना चाहिए। अगर ये ड्राइंग मेरे ऑटोकैड के अंदर होती तो मैं डायरेक्ट ऑटोकैड के अंदर ये मेजरमेंट कर सकता था, लेकिन मैनुअल कैलकुलेशंस के लिए मुझे इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो पता चलती है। तो ग्रिड लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा कि ग्रिड लाइन में एक्चुअल किस तरीके से काम करती है, लेआउट में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, साइट पे भुर्जी हम लोग क्यों बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आपको टाइप्स ऑफ ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग क्या होती है मेरी, इसके अलावा हमारी जो डिटेल ड्राइंग के साथ में प्लान और सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यही तीनों टर्म्स हम लोग इस पूरे कोर्स के अंदर, मतलब इस पूरी वीडियो के अंदर यूज करेंगे। यही टर्म्स जो है आपकी साइट पे भी यूज होने वाली है कि प्लान, सेक्शन और डिटेल। प्लान, सेक्शन और डिटेल ड्राइंग रीडिंग के अंदर इस चीज को दिमाग में सेट करा लो। प्लान, सेक्शन, डिटेल, प्लान, सेक्शन, डिटेल, यही आपके यहाँ पे काम आने वाली है। अब चलते हैं थोड़ा डिटेल ड्राइंग को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे फाउंडेशन प्लान के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे दो तरह की आपको फुटिंग्स यहाँ पे दिखेंगी। फर्स्ट एक ये टाइप की फुटिंग है जिसपे सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है। सेकंड एक फुटिंग आपको दिख रही होगी जिसपे मेरे दो कॉलम आ रहे हैं। तो जब किसी एक फुटिंग के ऊपर एक ही कॉलम आ रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, लेकिन जब किसी एक फुटिंग के ऊपर एक से ज्यादा कॉलम आ रहे होते हैं तो उसको बोला जाता है कंबाइंड फुटिंग। तो ये वाली मेरी फुटिंग्स कौन सी है? जिनपे मेरे सिंगल कॉलम आ रहे हैं ये मेरी आइसोलेटेड फुटिंग्स है, और जिनपे मेरे दो कॉलम आ रहे हैं, दो कॉलम हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मिनिमम दो कॉलम होने चाहिए, तो ये हमारी होंगी कंबाइंड फुटिंग। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेरा कंबाइंड फुटिंग क्या होती है और मेरी आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है। इसके अलावा एक राफ्ट फाउंडेशन भी होता है। राफ्ट फाउंडेशन के अंदर क्या होता है कि मैं क्या करता, मैं ये इंडिविजुअल फुटिंग ना देके इस पूरे एरिया में एक ही फाउंडेशन बना देता। इस तरीके से ये पूरा एक फाउंडेशन बनता और उस फाउंडेशन में मेरे इस तरीके से इंडिविजुअल्स जो है वो कॉलम बन जाते। तो अगर पूरे जितने भी मेरे प्रोजेक्ट में कॉलम है वो सारे एक ही फाउंडेशन के अंदर आ रहे हैं, वो मेरी होती है राफ्ट फाउंडेशन। तो आपको ये जो राफ्ट फाउंडेशन है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको यहाँ पे जो है समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद में हम लोग जो है इंडिविजुअल जो मेरी फुटिंग्स है इनकी डिटेल्स को हम लोग जो है यहाँ पे बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इनकी हमें डिटेल ड्राइंग जो है वो किस तरीके से जो है वो पढ़नी है। ठीक है, एक हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग की डिटेल डिस्कस करूंगा मैं आप सभी के साथ में, और एक कंबाइंड फुटिंग की डिटेल आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा। तो कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे F3 फुटिंग है, तो इसकी डिटेल ड्राइंग समझते हैं कि डिटेल ड्राइंग के अंदर हमें क्या चीजें देखनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ डिटेल फाउंडेशन के अंदर। तो देखो कोई भी अगर आप फुटिंग है, कोई भी आपकी फुटिंग है, तो उसके अंदर दो टाइप के मटेरियल जो है वो यूज हो रहे हैं। सबसे पहला मेरा मटेरियल कौन सा है, कंक्रीट है, और दूसरा हमारा मटेरियल है रेनफोर्समेंट। तो हमें दोनों के बारे में देखना पड़ेगा कि मेरी अगर कंक्रीटिंग हो रही है तो वो किस शेप के अंदर मुझे कंक्रीटिंग करनी है, उसकी डिटेल मुझे देखनी पड़ेगी। दूसरा उसके अंदर जो मैं रेनफोर्समेंट बार यूज कर रहा हूँ वो रेनफोर्समेंट बार किस टाइप की है उसकी डिटेल मुझे जो है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंक्रीट के बारे में। तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा जो हमारी फुटिंग है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया से आपको एक्चुअल में उसकी ज्योमेट्री क्या है वो आपको समझ में आएगी। तो ये मेरी आइसोलेटेड फुटिंग है F3, जिसकी यहाँ पे ज्योमेट्री आपको यहाँ पे दिख रही होगी। क्लियर। सो इसकी ज्योमेट्री के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो इसका जो प्लान डायमेंशन है उससे मुझे पता चल गया कि ये बेसिकली इसकी जो डायमेंशन है वो 2900 बाई 2900 जो है इसकी डायमेंशन रहने वाली है, या 2.9 मीटर रहने वाली है। लेकिन इसकी हाइट कितनी रहेगी, हाइट अगर रहेगी तो वो स्लोप में रहेगी या फिर प्लेन रहेगी, वो क्या रहेगी वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले नीचे इसके अंदर पीसीसी दिया है जो कि 148 की हमें करनी है, और पीसीसी की जो थिकनेस है वो 100 mm हमें करनी है। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि पीसीसी हम लोग जो है वो क्यों प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन के नीचे। इसके बाद यहाँ पे देखो हमें एक चीज दी है, ऑफसेट हमें दिया है कि एक्चुअल में जो हम पीसीसी करेंगे वो हमारी फुटिंग की डायमेंशन से 75 mm जो है हमें एक्स्ट्रा करना है। ये यहाँ पे ऑफसेट जो है वो दिया है, यहाँ पे देखो ये 75 mm का ऑफसेट जो है वो दिया है। तो जितनी भी हमें जो हमारी फुटिंग की डायमेंशंस है उससे 75 mm हमें जो है एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखो ये 75 mm हमें एक्स्ट्रा जो है वो पीसीसी यहाँ पे करनी है। तो ये सेकंड डिटेल हमें जो है वो यहाँ पे पता चली। अब इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड डिटेल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थर्ड डिटेल आपको यहाँ पे देखनी है। थर्ड डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे देखना है कि मेरी जो फुटिंग है वो बेसिकली किस तरीके से है। पहले इस तरीके से प्लेन रहेगी बॉक्स की फॉर्म में, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसमें स्लोप क्रिएट किया जाएगा और ऊपर मेरा यहाँ पे इस तरीके से पेडेस्टल बनेगा। तो ये हाइट हमें देखनी है कि एक्चुअल में ये हाइट कितनी है। तो यहाँ पे देखो D1 लिखा हुआ है, तो D1 के लिए मैं ऊपर जाऊंगा। मेरी फुटिंग का नाम क्या था यहाँ पे F3, मैं F3 के अंदर जाऊंगा। F3 के अंदर मैं D1 की वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पे देखो 200 मेरा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मेरी ये जो डायमेंशन है वो कितनी रहेगी, 200 mm रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो D3 दिया है, D2 दिया है, तो D2 मेरा कितना है, ये डायमेंशंस, और ये टोटल दी है यहाँ से लेके यहाँ तक की। लेकिन मुझे एक्चुअल में ये देखना है कि मेरा ये स्लोपिंग जो पोर्शन है वो कितना रहेगा। तो मैं अगर D2 में से D1 माइनस कर दूं तो मेरे पास में ये वाली डायमेंशंस आ जाएगी। तो D2 अगर आप देखोगे तो D2 कितना है 750, और उसमें से D1 माइनस कर दूंगा तो मेरी ये वाली हाइट आ जाएगी जो कि रहेगी 550 mm। ठीक है। उसके बाद ऊपर पेडेस्टल दिया है, तो पेडेस्टल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 150 mm का यहाँ पे पेडेस्टल दिया। और पेडेस्टल अगर आप देखोगे पेडेस्टल की कोई डायमेंशन नहीं दी है, लेकिन पेडेस्टल में एक चीज यहाँ पे बताई है कि जो मेरी कॉलम की डायमेंशन है उससे 75 mm का ऑफसेट यहाँ पे रहेगा। तो ये देखो मेरा ये कॉलम है और इस कॉलम से चारों तरफ मुझे 75 mm का ऑफसेट यहाँ पे लेना है। तो अगर मुझे इसकी टॉप की ये देखना है कि भाई ये वाली विड्थ कितनी है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, जो मेरे कॉलम का साइज है। अगर इस पे देखो कॉलम यहाँ पे कौन सा आ रहा है, C3 कॉलम आ रहा है। तो C3 की डिटेल आप देखो, C3 पे को क्या है 300 बाई 450। तो यहाँ पे देखो मुझे अगर ये वाली डायमेंशन कैलकुलेट करनी है तो मेरा कितना है कॉलम 300, 75 mm का ऑफसेट इधर है, 75 mm का ऑफसेट इधर है। तो मैं दोनों साइड से 75 मतलब 150 ऐड कर दूंगा तो 450 आ जाएगा। सो ये मेरी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 450। और ये दूसरे साइड की कितनी होगी, मतलब जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ में भी आप 450 और प्लस 150 अगर आप ऐड करोगे तो ये 600 आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि मेरा ये जो कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर की जो फुटिंग का जो पेडेस्टल है, इसका जो प्लान की जो डायमेंशंस होगी वो कितनी हो जाएगी 600 बाई
450, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मुझे कंक्रीट के बारे में समझ में आएगा कि एक्चुअल में मेरी कंक्रीट किस तरीके से रहेगी। अब मुझे इसके बारे में देखना है बेसिकली कि मुझे इसके अंदर रेनफोर्समेंट की डिटेल वो किस तरीके से यहाँ पे रहने वाली है। सो रेनफोर्समेंट के अंदर अगर आप आओगे तो रेनफोर्समेंट में आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे एक्चुअली जो है यहाँ पे लिखा हुआ है AST1 AST2 अलोंग एक्स डायरेक्शन और अलोंग वाई डायरेक्शन। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन और अलोंग वाई डायरेक्शन का मतलब क्या है, दोनों साइड पे, मतलब अगर ये मेरी फुटिंग है तो फुटिंग में मेरी इस डायरेक्शन में भी रेनफोर्समेंट रहेगी और मेरी इस डायरेक्शन में भी रेनफोर्समेंट रहेगी, ठीक है। तो मुझे दोनों के बारे में देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपकी किस क्या डाया रहेगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहेगी। तो आप डिटेल ड्राइंग के अंदर ऊपर आओ। सो यहाँ पे देखो AST1 और AST2 के बारे में बात की गई है। यहाँ पे एक साइड आपकी AST1 है, ये वाली अगर आप देखोगे तो ये AST1 है और ये वाली दूसरे वाली जो आपको सर्कल में दिख रही है ये AST2 है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो AST1 कितनी दी है, 16 mm का डाया है और 150 सेंटर टू सेंटर है। सेकंड भी अगर आप देखोगे तो 16 mm का डाया है और 150 सेंटर टू सेंटर है। सेम चीज आप हर एक ड्राइंग के अंदर देख सकते हो। F1 फुटिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो 12 mm का डाया है, 150 सेंटर टू सेंटर, 12 mm का डाया 150 सेंटर टू सेंटर। F2 के अंदर भी 12 mm 150, 12 mm 150 और F4 के अंदर भी 16 mm 150 और 16 mm 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यहाँ पे दी है। तो आपको इस पर्टिकुलर फुटिंग की कंक्रीट और इसकी जो रेनफोर्समेंट है उसके बारे में आपको पता चल गया। इसकी शेप कैसी रहेगी ये भी ड्राइंग के अंदर दिया रहता है। अगर आप देखोगे जो मेरी रेनफोर्समेंट बार है उसकी जो शेप है वो किस तरीके से रहेगी वो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे सो इसकी जो डायमेंशंस है वो यहाँ से आप देखो ऐसे दिए, यहाँ से ऐसे ऊपर और यहाँ से ऐसे और इस तरीके से, मतलब ये आपकी इस शेप के अंदर हमारी जो फुटिंग है, शेप रेनफोर्समेंट है वो रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हमें फुटिंग की शेप और वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे जो है बेसिकली क्या होगी पता चल गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरी कंबाइंड फुटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी एक कंबाइंड फुटिंग ले लेते हैं, जैसे CF1 के बारे में बात करते हैं। CF1 पे अगर आप देखोगे 2 कॉलम आ रहे हैं, C4 कॉलम आ रहा है और C2 कॉलम आ रहा है। एक साइड की डायमेंशन 25 और दूसरे साइड की डायमेंशन 45 है। अगर ये डायमेंशन यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको तो कहाँ पे जाना है, आपको जाना है डिटेल ड्राइंग पे। CF1 फुटिंग की डिटेल ड्राइंग देखो इधर की साइड में दी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो CF1 फुटिंग के बारे में यहाँ पे बात किया गया है 2500 बाई 4500। तो आपको अगर यहाँ पे डायमेंशंस नहीं मिली हुई है ड्राइंग के अंदर तो आपको डिटेल ड्राइंग के अंदर आना है जहाँ पे 2500 बाई 4500 आपको देखना है। अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो D1 और D2 दिया है, तो D1 D2 आपको क्या दिखेगा यहाँ पे। अब देखो क्रॉस सेक्शनल व्यू से आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि मेरी जो आइसोलेटेड फुटिंग है उसका जो शेप है वो ट्रेपेजोडियल शेप है, ठीक है। लेकिन मेरा जो कंबाइंड फुटिंग है वो ट्रेपेजोडियल नहीं है, वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। सो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है सेक्शन से कि मेरा किस तरह की उसकी जो प्रॉपर्टीज है, किस तरह का उसका व्यू है वो रहने वाला है। प्लान के अंदर अगर आप आगे देखोगे तो आप प्लान को देख के नहीं बता पा रहे हो कि कौन सी मेरी फुटिंग ट्रेपेजोडियल शेप के अंदर है, कौन सी फुटिंग मेरी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है। लेकिन सेक्शन से आपको यहाँ पे पता चल जा रहा है कि मेरी आइसोलेटेड फुटिंग जो है वो क्या है, ट्रेपेजोडियल है और मेरी जो कंबाइंड फुटिंग है वो मेरी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो इसकी थिकनेस दी है, D1 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 500 mm दिया है और D2 जो मेरा कॉलम पेडेस्टल है वो यहाँ पे आपका D2 जो है 150 mm यहाँ पे दिया है। और ये भी अगर आप देखोगे तो 75 का ऑफसेट दिया है, टोटल 150 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ऑफसेट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो दो तरह की डायमेंशंस जो है वो दी है, AST दिया और ASC दिया है, AST दिया और ASC दिया है। AST का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, और ASC का मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो फुटिंग के अंदर आपका टेंशन जोन जो होता है वो बॉटम साइड में होता है और कंप्रेशन जोन जो है ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि जब कॉलम उस पर ऐसे लोड डालता है तो वो ऐसे बैंड होने की कोशिश करती है। तो बॉटम साइड पे मेरा टेंशन रहता है, टॉप साइड पे मेरा कंप्रेशन रहता है। सो यहाँ पे आप देखोगे बॉटम साइड पे AST लिखा हुआ है और टॉप साइड पे मेरा यहाँ पे ASC लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो डायमेंशंस लिखी हुई है, 12 mm का डाया है, 150 सेंटर टू सेंटर है। AST1 और AST2 का मतलब अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि मेरी फुटिंग अगर आप देखोगे तो फुटिंग की एक विड्थ है 2500 और इसकी लेंथ है 4500। तो AST1 का मतलब एक साइड जो हमारी
इसकी विड्थ के अलोंग और जो दूसरी साइड है वो इसकी लेंथ के अलोंग, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जो है ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको देखनी है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये देखो यहाँ पे प्लान में दिखाया है, तो AST1 मेरी कौन सी है, जो मेरी विड्थ के अलोंग रहेगी, और AST2 मेरी कौन सी है, जो मेरी लेंथ वाली जो पार्ट के जो रहेगी रेनफोर्समेंट, वो मेरी AST2 है, ठीक है। इसके बाद कंप्रेशन जोन के अंदर टॉप में देखोगे तो 12 mm का डाया 200 सेंटर टू सेंटर, 12 mm का डाया 200 सेंटर टू सेंटर। तो इस तरीके से आपको जो है ये चीज़ें जो है वो समझनी है एक्चुअल में कि किस तरीके से जो है ये वर्क हमारी जो है वो करती है। तो फाउंडेशन वाला पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद हम लोग जो है प्लिंथ बीम के बारे में बात करेंगे, कॉलम और हमारा जो स्लैब होता है उसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो हमारा आइसोलेटेड फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम उसके ऊपर का जो स्टेप है उसकी तरफ मूव करते हैं और हम लोग बात करेंगे प्लिंथ लेवल के बारे में। देखो प्लिंथ में भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम प्लान, सेक्शन और डिटेल की ही बात करने वाले हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है प्लान, सेक्शन और डिटेल का वो आपका क्लियर हो सके। अभी मैंने मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्लान मेरा क्या होता है कि जब हम उसको किसी चीज को टॉप से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने एक ड्राइंग ओपन की हुई है। इस ड्राइंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें प्लिंथ बीम का जो हमारा प्लान है वो हमें यहाँ पे बेसिकली दिख रहा है, जिसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि किन किन लोकेशंस पे हमारे प्लिंथ बीम जो है वो रहने वाले हैं। बीम का जो नंबर है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया। अगर आप देखोगे कुछ पोर्शंस पे आपको यहाँ पे PB1 जो है वो दिख रहा है, कहीं पे आपको PB3 दिख रहा है, कहीं पे आपको PB2 दिख रहा है। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ बीम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जब हम बीम के डिटेल में बात करेंगे कि PB1 बीम क्या है, PB2 बीम क्या है, ये सारी चीजें हमें डिटेल ड्राइंग के अंदर जो है वो पता चलने वाली है। प्लान के अंदर हमें क्या पता चल रहा है, एक तो हमें ये पता चल रहा है कि किन किन लोकेशंस पे मेरा प्लिंथ बीम जो है वो आने वाला है। दूसरा, प्लान से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा PB1 बीम कहाँ पे रहेगा, PB2 कहाँ पे रहेगा, PB3 कहाँ पे रहेगा। इसके अलावा हमें उसका ओरिएंटेशन भी पता चल रहा है। ओरिएंटेशन से मतलब क्या है, देखो जब भी कोई भी बीम किसी कॉलम के ऊपर प्लेस किया जाता है तो उसकी दो लोकेशंस उसकी होती है। पहली लोकेशन ये होती है या तो बीम हमारे कॉलम के सेंटर पे आएगा, या हमारा जो बीम है वो कॉलम के किसी फेस पे आएगा। जैसे अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं, ये मेरा जो PB1 बीम है, ये आप देखोगे तो ये जितने भी मेरे कॉलम्स हैं, इन कॉलम के आउटर फेस पे इसको अलाइन किया है, ना कि सेंटर फेस पे। सो अगर मान लो मेरा ये कोई कॉलम है और यहाँ पे मेरा एक कॉलम है, ठीक है। सो इस पे मैंने एक बीम प्लेसमेंट किया, मैंने इसके ऊपर एक बीम प्लेस किया, मैंने यहाँ पे एक बीम जो है इसके ऊपर प्लेस किया इस तरीके से, ठीक है। सो ये मेरा बीम कहाँ पे हुआ, इस कॉलम के आउटर फेस पे, मतलब ये मैं इस कॉलम का आउटर फेस मान रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं जो है एक दूसरा जो हमारा बीम है उसको हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये जो बीम है वो कहाँ पे आ सकता है। दूसरा क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि इस बीम को मैं इस फेस पे अलाइन कर देता हूं। तो मतलब ये इनर फेस पे, अगर मैं इस कॉलम के इनर को कंसीडर कर रहा हूं, तो जब भी फॉर्मवर्क वगैरह होता है तो हमें उनको बताना होता है कि भाई कॉलम सेंटर पे आएगा, आउटर फेस पे आएगा या फिर इनर फेस पे आएगा। सेम चीज अगर मैं इसको यहाँ से हटा के मैं इसको सेंटर पे अलाइन कर देता हूँ, मान लो मैंने ये बीम यहाँ पे सेंटर पे अलाइन कर दिया, तो मतलब ये मेरा जो प्लिंथ बीम है ये इन दोनों कॉलम के सेंटर पे प्लेस है। अगर मैं यहाँ से कोई सेंटर लाइन मान लेता हूँ कि ये सेंटर लाइन है, तो ये इसके सेंटर पे लाइन है। सो अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो आउटर बीम है, जनरली मैक्सिमम केसेस के अंदर हमारा जो आउटर बीम होता है वो हमेशा आउटर फेस पे ही अलाइन होता है, और जो इनर बीम होता है वो जनरली इनर फेस पे अलाइन होता है। बीच के जो बीम होते हैं वो मोस्टली सेंटर में अलाइन होते हैं, ठीक है। या हमारा जो पार्टीशन वर्क जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे जो बीम होते हैं वो अलाइन होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे जितने भी मेरे आउटर बीम है, सारे के सारे मेरे आउटर बीम जो है वो आउटर फेस पे अलाइन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरे रूम है सारे, और ये मेरा कॉरिडोर है, तो कॉरिडोर पे भी अगर आप देखोगे तो बीम मेरा आउटर फेस पे अलाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी मेरा आउटर फेस पे ही जो है अलाइन किया गया है, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे बीच में अगर आप देखोगे तो ये ओपन कोर्टयार्ड है, मतलब ये वाला पोर्शन मेरा सारा ओपन है और चारों तरफ मेरी जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है। क्लियर। इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ। अगर आप देखोगे बीच वाले जो बीम है, यहाँ पे देखो ये बीच वाले बीम जो है मोस्टली जो है कॉलम के सेंटर पे जो है इनको अलाइन किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेयरकेस वाले पोर्शन पे आउटर फेस पे मेरा बीम अलाइन किया गया है। स्टेयर पे आउटर फेस पे क्यों अलाइन किया गया है, क्योंकि हमारा ब्रिक वर्क भी इसी फेस से आएगा। जनरली आप देखोगे स्टेयरकेस पे जब हम चढ़ते हैं तो हमें वॉल जो है वो प्लेन दिखती है, लेकिन अगर मैं
बीम को सेंटर पे अलाइन कर दूं या बीम को इनर फेस पे अलाइन कर दूं, तो वो बीम वाला जो पार्ट है ना मुझे स्टेयरकेस पे दिखाई देगा, जो कि थोड़ा खराब दिखता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के साथ में अलाइन किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के साथ में अलाइन किया जाता है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हमें बता रही है हमारा पार्टीशंस कहाँ आएगा, हमारा रूम कहाँ पे आएगा, कहाँ हमारा टॉयलेट है, कहाँ हमारा किचन है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर हम लोग जो है, जो हमारे वर्टिकल मेंबर्स, कॉलम और हमारे जो बीम की प्लेसिंग होती है वो हमें बताती है। तो दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, अलाइन करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली टॉयलेट वाला पोर्शन है। आगे जब हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो ये बीच में भी यहाँ पे प्लिंथ बीम दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो टॉयलेट की हमारी पार्टीशंस वॉल्स आनी थी वो हमारी इस पर्टिकुलर प्लिंथ बीम के ऊपर रेस्ट करेगी। सो ये हमारा प्लिंथ बीम का प्लान वाला पार्ट हो गया। अब इसके अंदर कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे एक अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप देखोगे जो बीच वाले बीम है ये आपको बीच में से यहाँ से प्लेन दिख रहे हैं, मतलब इसके अंदर कुछ भी कलर वगैरह फिल नहीं किया गया है। लेकिन आउटर जो मेरे बीम है, ये देखो आउटर बीम के नीचे आपको यहाँ पे देखो ये हैच किया हुआ है पोर्शन, ठीक है। सो आपको भी यहाँ पे एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो प्लेन दिया है और यहाँ पे इसको हैच किया हुआ है। तो जनरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा कि बेसिकली ये एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रिकवर्क बिलो आउटर प्लिंथ बीम। तो जितने भी मेरे आउटर प्लिंथ बीम है, ये वाले भी मेरे आउटर प्लिंथ बीम है, ये वाले भी मेरे आउटर प्लिंथ बीम है, इनके नीचे ब्रिकवर्क किया गया है। और जबकि ये वाले जो मेरे बीच वाले प्लिंथ बीम है इनके नीचे कोई भी ब्रिकवर्क नहीं किया गया, इनका डायरेक्ट कॉलम के ऊपर रेस्ट कराया गया। अब ये क्यों कराया? कई बार इंटरव्यू के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं कि भाई ये आउटर बीम पे हम लोगों ने जो है ब्रिक वर्क क्यों करा है, इनर वाले पे क्यों नहीं कराया। जनरली हम ज्यादातर केस के अंदर क्या बोल देते हैं कि सर लोड की वजह से किया होगा, आउटर में लोड आ रहा होगा। नहीं, ये जनरली इसका लोड से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करते हैं, हम लोग, ये मेरा एनजीएल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एनजीएल है। और हम कभी भी कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो हमेशा एनजीएल से कुछ ना कुछ हाइट पे होता है, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने किया है हाइट पे बनाया है। तो जब हम हाइट पे उसको थोड़ा बनाते हैं, आप देखो अपना घर भी आप बनाते हो तो रोड से थोड़ा उठा के बनाते हो। सेम चीज हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं वो भी थोड़ा सा उठा के बनाते हैं। तो जब हम इसको उठा के बनाते हैं तो बीच वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका, इसमें हमें करनी पड़ती है फीलिंग, ठीक है। इसमें हमें क्या करनी पड़ती है, इसमें हमें फीलिंग करनी पड़ती है। और इस फीलिंग को रोकने के लिए हम लोगों ने आउटर साइड में जो है ब्रिकवर्क किया है। इस ब्रिकवर्क की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस ब्रिकवर्क की डिटेल इस तरीके से दी है। नीचे हमें पीसीसी करनी है 100 mm की, उसके ऊपर जो है 460 थिकनेस और हाइट उसकी 150 mm का ब्रिक वर्क करना है, मतलब ये फाउंडेशन बनाना है ब्रिक का। उसके ऊपर 345 विड्थ का, उसके ऊपर 230 का हमें यहाँ पे जो है इस तरीके से ब्रिक वर्क करना है। ये हमारा यहाँ पे ब्रिक वर्क खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर हमारा ये प्लिंथ बीम आएगा और प्लिंथ बीम के ऊपर हमारा ये जो है यहाँ से ग्राउंड लेवल स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा एनजीएल है। तो देखो इतने पोर्शन पे मैंने क्या किया है, इतने पोर्शन पे मैंने फीलिंग की है। तो उस फीलिंग को अगर मैं आउटर साइड में ब्रिक वर्क नहीं करूंगा तो वो हमारा जो हम लोगों ने फीलिंग की है वो हमारी बाहर निकल जाएगी, वो हमारी यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ जाएगी। तो उसे रोकने के लिए हमने आउटर साइड में जो है ब्रिक वर्क किया है, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे प्लिंथ का लेवल हो गया, प्लिंथ के प्लान के बारे में समझा। अब हमें ये एक्चुअल में देखना है कि भाई ये PB1 बीम क्या है, P3 बीम क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या है, इसके अलावा इसके अंदर रेनफोर्समेंट कौन सी हमें प्रोवाइड करानी। तो हम जाएंगे डिटेल ड्राइंग के अंदर। तो यहाँ पे देखो जो हमारे फाउंडेशन डिटेल वाला ड्राइंग है, इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो शेड्यूल ऑफ प्लिंथ बीम जो है यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे देखो 3 टाइप के बीम है, PB1, PB2 और PB3, ठीक है। साइज अगर आप देखोगे तो तीनों बीम के मेरे साइज सेम है, 230x300, 230x300, 230x300। जब किसी बीम की इस तरीके से डायमेंशन दी रहती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये जो फर्स्ट वाला है ये उसकी विड्थ है और सेकंड जो है उसकी क्या है, यहाँ पे डेप्थ है। तो हमारा जो प्लिंथ बीम है इसकी विड्थ 230 है और इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पे 300 mm जो है वो रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे रेनफोर्समेंट डिटेल की यहाँ पे बात की गई है, फर्स्ट सपोर्ट, मिड सपोर्ट और द सेकंड सपोर्ट। अब ये यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब देखो मेरा जो बीम होता है वो ये मेरा कॉलम है, यहाँ पे मेरा कॉलम है, इस कॉलम पे मैंने जो है यहाँ पे इसको रेस्ट करा है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये आता है एंड सपोर्ट के अंदर, ठीक है। और बीच वाला जो पार्ट आता है वो आता है मिड पोर्शन के अंदर, ठीक है। सो इसी तरीके से इसकी डिटेलिंग होती है। अभी हम इसके सेक्शन के अंदर जाके देखेंगे कि इसका क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे देखो ये एंड सपोर्ट है, ठीक है, ये भी मेरी एंड सपोर्ट है और ये मिड स्पैन है बीम का। फर्स्ट सपोर्ट पे अगर आप देखोगे तो 3 12 यहाँ पे दिया है,
मिड स्पैन मतलब टॉप में भी 3 12 दिए हैं, बॉटम में भी 3 12 दिए हैं। यहाँ पे मिड स्पैन पे देखो 3 12 3 12 3 12 3 12, यहाँ पे मतलब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सपोर्ट पे भी 3 12 टॉप बॉटम में है, मिड स्पैन में भी 3 12 टॉप बॉटम में है, और एंड सपोर्ट पे भी मेरे 3 12 अब जो है रेनफोर्समेंट दिया है। जनरली क्या होता है, बीम के अंदर डलती है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बार। तो होता क्या है कि जो हमारा मिड स्पैन होता है उसमें हमेशा बॉटम एक्स्ट्रा आती है, और जो हमारा एंड सपोर्ट होता है वहां पे टॉप एक्स्ट्रा बार्स आती है। कभी भी हम बीम के मिड वाले पोर्शन पे टॉप में एक्स्ट्रा बार्स जो है वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं, और कभी भी हम लोग जो है बीम में एट एंड सपोर्ट पे बॉटम साइड पे जो है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कराते। अब यहाँ पे देखो सेक्शन के अंदर आपको चीजें समझ में आएगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे सो ये वाली जो मेरी बार है, ये जो मेरी बार है ये थ्रू आउट बार है, मतलब ये वाली मेरी कौन सी बार है, ये मेरी मेन बार है। ठीक है, 3 16 3 12 3 12 इस तरीके से मेन बार दी है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये वाली रेनफोर्समेंट दी है, यहाँ पे ना ये रेनफोर्समेंट दी है, ये हमारी होती है एक्स्ट्रा बार्स। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये मेरा कौन सा है, जंक्शन पॉइंट है, एंड सपोर्ट है, ये मेरा कौन सा है, एंड सपोर्ट है। तो एंड सपोर्ट पे देखो टॉप में एक्स्ट्रा बार्स दी गई है, और अगर आप बॉटम में देखोगे तो बॉटम में यहाँ पे मिड स्पैन पे एक्स्ट्रा बार दी गई है। तो ये भी इंटरव्यू के अंदर जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, क्योंकि इस पे जो लोड आता है उसका जो शियर फोर्स का डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो इसलिए एंड सपोर्ट पे हमेशा टॉप में एक्स्ट्रा बार दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है लोड मतलब जो उसमें टेंशन जोन है वो ज़्यादा है, और मिड पे हमारा देखोगे तो बॉटम साइड पे हमारा जो है ज़्यादा आता है, तो इसलिए बॉटम साइड को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टॉप में हमारा इस तरीके से आता है, तो हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप जाके शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बीम का बनता है वो जाके आप चेक कर सकते हैं, उसको आपको कोई चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। अब ये एक्स्ट्रा जो है डायमेंशन, इसकी कितनी डायमेंशन देनी चाहिए वो भी अगर आप देखोगे यहाँ पे ड्राइंग के अंदर तो क्लियरली जो है मेंशन किया गया है। अगर आप देखोगे तो जैसे मैं टॉप एक्स्ट्रा की बात करता हूँ, तो टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे देखो 0.25L 0.25L, मतलब जो भी मेरा क्लियर स्पैन है उसको मैं 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लो मेरा क्लियर स्पैन है 3 मीटर का, तो मैं 3 × 0.25, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.75। तो मेरी ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की 0.75 आ जाएगी। सेम चीज़ इधर, इधर मान लो मेरा जो है कितना है, इधर मैं मान लेता हूँ कि इधर का जो मेरा स्पैन है वो 5 मीटर का स्पैन है। तो 5 इंटू अगर मैं करूँगा 5 × 2.25, 5 × 0.25, सो ये मेरी लेंथ आ जाएगी 1.25, और बीच में जो हमारा कॉलम का साइज है, तो कॉलम में मान लेते हो यहाँ पे 300 mm है। तो अगर मुझे टॉप एक्स्ट्रा की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ, 0.75 प्लस कॉलम की विड्थ मेरी यहाँ पे 0.30, और राइट साइड में जो मेरा स्पैन है वो 1.25। अगर आप इसको जोड़ोगे 0.75 प्लस 0.3 प्लस 1.25, 1.25, तो यहाँ पे मेरी लेंथ आ रही है 2.30। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एंड सपोर्ट पे मेरा ये इस तरीके से आ रहा है, तो ये मेरे कॉलम की लाइन है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला इतना, सिर्फ इतना पोर्शन ये होता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ के बराबर। तो जो भी डेवलपमेंट लेंथ दी है 48D 50D, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। और ये देखो मेरा 0.25 है, तो ये स्पैन मैंने कितना माना था, 3 मीटर। तो अगर मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, ये वाली जो हमारी बार है, अभी मैं यहाँ पे बैंड डिडक्शंस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मोटा मोटी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 3 × 0.25 हो जाएगा 0.75, ठीक है, और प्लस यहाँ पे LD, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है बेसिकली कैलकुलेशंस जो हैं वो यहाँ पे करते हैं। तो ये कभी जब हम BBS वाला पार्ट जो है मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूँगा, तो उसमें मैं ये जो चीज़ें हैं आप सभी के साथ में जो है क्लियर कर दूंगा, तो वहाँ से आपको जो है बेसिकली इनका आइडिया हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो डिटेल ड्राइंग्स हैं वो कैसे जो है एक्चुअल में वर्क करती हैं। अब आते हैं देखो बॉटम रेनफोर्समेंट में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉटम मेरी जो बार है वो ऐसे प्लेस की गई है, ये जनरली ऐसे स्ट्रेट बार होती है। यहाँ पे ये जो दिखाया है ना, ये डिफरेंशिएट करने के लिए दिखाया है कि एक्चुअल में जो हमारी बार है उस वो किस तरीके से जो है यहाँ पे प्लेस हो रही है, ठीक है। सो इसकी अगर मुझे ये मेरी जो रेनफोर्समेंट बार है एक्स्ट्रा, इसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, तो 0.15 मैं लेफ्ट साइड से और 0.15 मैं इधर की साइड से जो है छोड़ दूंगा, और उसके बाद बीच का जो पोर्शन बचेगा उसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो मेरी टोटल लेंथ कितनी थी, 3 मीटर, ठीक है। और मैं इधर की साइड से 0.15, तो 0.15 मल्टीप्लाई बाई 3,
और मैं इधर की साइड से भी जो है इधर की साइड से भी माइनस कर दूंगा, दोनों साइड से माइनस करेंगे 0.15 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी मेरी वैल्यू आएगी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 0.3 3 इंटू 0.15 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0.9 हो जाएगा, और 3 में से इसको माइनस कर देंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2.1 मीटर। तो मेरी ये वाली जो बॉटम साइड की जो लेंथ है इसकी कटिंग लेंथ आ रही है 2.10 मीटर। तो इस तरीके से बेसिकली कटिंग लेंथ जो है वो कैलकुलेट की जाती है। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टिरप्स की बात की गई है। स्टिरप्स अगर आप देखोगे तो एंड जोन और मिड जोन पे हमेशा बीम में ध्यान रखना, मेरा जो बीम का पोर्शन होता है बीम में हमेशा आपका जो एंड जोन होता है वहां पे स्टिरप्स की स्पेसिंग कम होती है, और जो मिडिल वाला पोर्शन होता है वहां पे स्टिरप्स की स्पेसिंग जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अगर आप देखोगे तो एंड जोन पे मेरी जो स्पेसिंग है वो 100 mm सेंटर टू सेंटर है, और मिडिल जोन पे मेरी जो स्पेसिंग है वो 150 सेंटर टू सेंटर है। देखो इतने पोर्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मेरी ये स्टिरप्स की स्पेसिंग है वो काफ़ी कम है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ड्राइंग में दिया है 100 mm। अगर आप मिडिल वाला पोर्शन देखोगे, ये मेरा मिडिल पोर्शन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरी जो स्पेसिंग है वो हम यहाँ पे 150 सेंटर टू सेंटर जो है वो दी गई है। और ड्राइंग जब हम पढ़ते हैं एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी किसी भी सेक्शन के अंदर अगर कोई डायमेंशंस दी है वो डायमेंशंस वैलिड नहीं होती हैं। हमेशा जो डिटेल ड्राइंग के अंदर जो डायमेंशंस दी है वो डायमेंशन जो है आपको हमेशा क्या करनी है, फॉलो करनी है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे सपोज करो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर यहाँ पे इस एक्स्ट्रा बार की जो कटिंग लेंथ है यहाँ पे मेंशन कर देता है कि भाई ये जो है 2 मीटर है। ठीक है, सो आपको ये 2 मीटर को फॉलो नहीं करना है, आपको डिटेल ड्राइंग के अंदर जाना है। डिटेल ड्राइंग के अंदर आपको देखना है, साथ ही साथ आपको जो है प्लान में जाके उसके डायमेंशंस कैलकुलेट करने। तो सेक्शन पे हमेशा, या जैसे अगर आप देखो ये, जैसे अगर आप देखोगे मान लो यहाँ पे ये मेरी स्टिरप्स हैं, ठीक है, ये मेरी स्टिरप्स है जो हमारा कॉलम है। अगर सपोज करो यहाँ पे कोई डायमेंशंस जो है ड्राइंग के अंदर मेंशन कर दिया जाता है, यहाँ पे कोई डायमेंशन मेंशन कर दिया जाता, वो वैलिड नहीं रहती है। ठीक है, हमेशा हमारे पास में क्या है, ये साइज है, इस साइज के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि सेक्शन ज़्यादातर केसेस के अंदर जो सेक्शन दिए रहते हैं ना वो सेक्शन हमेशा स्केल करके जो है वो बनाए जाते हैं, तो वो ड्राइंग जो है वो वैलिड नहीं रहती है। तो आपकी डिटेल ड्राइंग के अंदर जो डायमेंशन दिए है और इसके अलावा जो हमारा ये प्लान है इसमें जो ड्राइंग डायमेंशन दिए हैं वही डायमेंशन जो है वो आपको फॉलो करनी है। तो ये हमारा प्लिंथ बीम वाला पार्ट था। अभी जब हम फ्लोर बीम को समझेंगे ना तो वहां से भी आपका जो बीम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी क्लियर हो जाएगा, तो उसमें और डिटेल में जो है बीम आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर आप राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे देखो इसमें जनरल नोट्स नहीं दिए हैं, किसी एक ड्राइंग ले लेता हूँ मैं जिसमें हमारे जनरल नोट्स जो हैं वो अच्छे से दिए होंगे। तो थोड़ा सा एक बार जनरल नोट्स भी मैं आप सभी के साथ में जो है डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअल में ये जो ड्राइंग मैं आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये वर्किंग ड्राइंग नहीं है, ये एक्चुअली जो अथॉरिटी में सबमिट होती हैं वो ड्राइंग्स जो हैं वो दी गई हैं, उसी को मैं यहाँ पे आप सभी के साथ में जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिटेल ड्राइंग जो होती है उसमें ये वाला जो जनरल नोट वाला पोर्शन होता है वो और अच्छे से जो है डिटेल में जो है वो दिया रहता है। नेक्स्ट हम लोग जो है फ्लोर बीम का जो हमारा फ्लोर बीम और फ्लोर स्लैब का जो प्लान है उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है इसका एक एक्चुअली पार्टीशन वाला जो प्लान है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आपको जो हमारा फ्लोर बीम वाला प्लान है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो ये अगर आप पर्टिकुलर ड्राइंग अभी आप देख रहे हो ये भी हमारा प्लान है, और ये हमारा प्लान किस चीज़ का प्लान है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पे बन क्या रहा है, कहाँ पे हमारे पार्टीशंस रहेंगे, हमारे टॉयलेट्स वगैरह कहाँ पे रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह की जो ड्राइंग्स होती हैं वो आपकी कैटेगरी के अंदर आती है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर। अभी तक हम लोगों ने जो ड्राइंग्स डिस्कस की वो हमारी ड्राइंग्स आती हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमारा जो है वो टॉयलेट जो है वो बन रहा था, और यहाँ पे आपके ध्यान हो अगर तो यहाँ पे बीच में प्लिंथ बीम भी जो है वो दिए गए थे। तो ये प्लिंथ बीम जो है इन वॉल्स को सपोर्ट करने के लिए वो प्लिंथ बीम जो है वो दिए गए थे। अभी अगर आप इन ड्राइंग्स को देखो तो यहाँ पे ये रूम बन रहे हैं, 4200 बाई 4200 का रूम है। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बीम का जो लेआउट होता है वो हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के साथ में जो है अलाइन करता है। यहाँ पे आप देखो ये मेरी वॉल्स है जो कि कॉलम के सेंटर से बनाई गई है। आपके ध्यान हो तो हमारा जो बीम था वो भी सेंटर पे ही था।
आउटर अगर आप ब्रिक वर्क देखोगे तो आउटर फेस पे किया गया, तो हमारा जो प्लिंथ बीम था वो भी प्लिंथ बीम वो भी आउटर फेस पे ही अलाइन किया गया था। स्टेयर केस के अंदर अगर आपके ध्यान हो तो हमारा जो प्लिंथ बीम था वो इस फेस पे अलाइन था, तो हमारा ब्रिक वर्क भी देखो इसी फेस पे जो है वो अलाइन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स के अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये स्टाफ क्वार्टर जो है वो बने हैं लखनऊ में, एक नगर निगम का जो प्रोजेक्ट था। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक रूम दिया है और ये एक छोटा सा कुकिंग स्पेस यहाँ पे दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है एक अलमीरा टाइप का स्पेस जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सेम चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम रूम आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा ये सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो ये हमारे सारे के सारे जो है स्टाफ के जो है मतलब वो पैसेज यहाँ पे दिया गया है, जिसकी जो विड्थ है वो अगर आप देखोगे तो इसकी जो विड्थ है वो 1800 जो है इसकी विड्थ दी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो डोर दिए हैं, कहीं पे डी लिखा हुआ है, कहीं पे D2 लिखा हुआ है, कहीं पे D1 लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये विंडो दी है और विंडो के ऊपर हमारा यहाँ पे ये प्रोजेक्शन जो है वो दिया गया है। तो ये विंडो के साइज और ये डोर विंडो शेड्यूल जो है वो अलग से होता है, जिसके अंदर हमारा डोर एंड विंडो के बारे में जो है वो बेसिकली बताया जाता है। अभी मैं इसी ड्राइंग के अंदर आपका डोर विंडो वाला पार्ट भी जो है वो कवर कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टॉयलेट्स दिए हैं, इधर ही अगर आप देखोगे तो मेल टॉयलेट्स हैं, इधर आई थिंक मुझे लग रहा है ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये फीमेल के लिए टॉयलेट्स हैं, ठीक है। ये बाथरूम बने हैं और यहाँ पे आपकी जो हमारी कमोड लगी है सीट वो आपके यहाँ पे दिए हैं। इनकी डायमेंशंस भी है 925 बाई 1035, 925 बाई 1035 और ये 925 बाई 1300 यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा 4200 तो ये तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे देख लिया। इधर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेल के टॉयलेट है। ऐसे ही सेम चीज आपकी इधर भी यहाँ पे जो है रिपीट की गई है। इधर अगर आप देखोगे तो इधर भी हमारे रूम है और ये भी सेम रूम के साइज जो है वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे डोर एंड विंडो के शेड्यूल जो है वो दिखा देता हूँ। डोर एंड विंडो के लिए आपको कुछ इस तरह की ड्राइंग्स जो है वो देखने के लिए मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक डोर का यहाँ पे डायमेंशन दिया है। जैसे डी डोर है, डी डोर मेरा कहाँ पे लगा हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये मेरा यहाँ पे डी डोर है, यहाँ पे मेरा ये डी डोर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी डोर है, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि भाई डी डोर का क्या डायमेंशन है, तो मुझे उसके शेड्यूल ड्राइंग या उसकी डिटेल ड्राइंग के अंदर मुझे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डी डोर की जो विड्थ है वो मेरी 1000 है और इसकी जो हाइट है वो 2100 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो D1 डोर दिया, तो D1 डोर मेरा कहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा स्टेयर केस के पास में यहाँ पे जो मेरा D1 डोर है वो स्टेयर केस के पास में लगा हुआ है, ठीक है। इसकी डायमेंशन अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे 1250 बाई 2100। अब देखो साइज बढ़ गया है, यहाँ पे 1 मीटर था, यहाँ पे 1250 है। इसका लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि ये यहाँ पे स्टेयर केस में जो है वो प्रोवाइड कराया गया है, तो यहाँ पे इसलिए स्पेस जो है वो थोड़ा बड़ा हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये जो डोर है ये सिंगल रूम का डोर है, तो इसलिए हम इसको छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे D2 डोर है जो 900 बाई 2100 का है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो D3 डोर है जो कि 750 बाई 2100, तो 750 बाई 2100 आपका जनरली 750 का जो डोर लगता है वो टॉयलेट वाले रूम में लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे D2 डोर हमारा जो है वो बेसिकली यूज़ किया गया है। D2 डोर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 900 और ये D3 आपको यहाँ पे मिलेगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर मेरे को कुछ जो है ड्राइंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम लग रही है। जनरली 750 mm का जो डोर होता है वो हम लोग जो है टॉयलेट के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, तो ये इस पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर जो है वो मिस्टेक है, ठीक है। तो जो हमारा 2.5 फीट का डोर होता है वो हमेशा टॉयलेट के अंदर ही लगता है। इसके अलावा विंडो देखो, यहाँ पे W विंडो दी है, इसके देखो सिल हाइट दी है 1050 और इसके ऊपर विंडो की हाइट जो दी है वो 10 मीटर 50 मतलब 1050, ठीक है, 1.05 मीटर दी है। अगर आप इसको टोटल करोगे तो वो आ जाएगी मेरी 2100। सो ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो मेरा लेवल हो जाएगा, ये वाला लेवल कौन सा है, मेरा लिंटल लेवल होता है, ठीक है। तो लिंटल लेवल ज़्यादातर केसेस के अंदर सेम रखा जाता है, तो इसलिए अगर आप देखोगे तो विंडो का टॉप और डोर का टॉप जो है मेरा सेम यहाँ पे है। इसके अलावा विंडो के अंदर आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है 3 पार्टीशन जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। W विंडो मेरी कहाँ पे यूज़ की गई है, जो मेरे रूम है वहाँ पे मेरी W विंडो जो है वो यूज़ की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो W विंडो यूज़ की गई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वेंटिलेशन का यूज़ किया गया है, यहाँ पे W2 विंडो यूज़ की गई है। इसकी डिटेल ड्राइंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये अगर आप देखोगे तो ये मेरी W2 विंडो है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा वेंटिलेशन का बॉक्स दिया है जो कि 450 ऐसे है और 600 mm इसकी जो है इसकी विड्थ है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये एक चैनल जो है वो दिया गया है। चैनल मेरा कहाँ पे लग रहा होगा, स्टेयर केस वाले पोर्शन पे कहीं पे ये जो है ज़रूर यूज़ हो रहा होगा। ये आपका यहाँ पे नहीं है, इसमें ग्राउंड फ्लोर की डिटेल ड्राइंग पे आपको ये मिलेगा। मैं एक बार ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग जो है वो ओपन कर लेता हूँ।
ये देखो मैंने ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग जो है वो ओपन कर लिया। पार्टीशन अगर आप देखोगे ना तो दोनों ही जो ड्राइंग्स है सभी के जो पार्टीशंस है वो बिल्कुल सेम है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जो कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो है सेम है। तो चैनल अगर आप देखोगे तो कहाँ पे यूज हो रहा है मेरा चैनल, जो इस बिल्डिंग के अंदर एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा चैनल यूज किया गया और यहाँ से हमारा ये बिल्डिंग के अंदर एंट्री पॉइंट है। इसके अंदर हम एंट्री करेंगे, स्टेयरकेस से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। बीच वाला पोर्शन मेरा है, कोर्टयार्ड वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे देखो चैनल दिया गया, चैनल की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 2400 इसकी विड्थ है और 2100 इसकी हाइट है। तो प्लान के अंदर अगर आप आओगे तो ये जो ये वाली डायमेंशन है ये इसका प्लान है, मतलब विड्थ है 2400 और हाइट जो है वो इसकी क्या दी है 2100 दी है। इसके अलावा ये यहाँ पे ग्रिल जो डिजाइन यूज किया गया वो बताया गया, मतलब जो भी हमारी ये विंडो लगेंगी, ये वाली जो हमारी विंडो लगेंगी, ये वाली जो हमारी विंडो लगेगी उसमें हमारा इस तरह का जो ग्रिल है वो यहाँ पे यूज होने वाली है। और यहाँ पे देखो स्क्वायर बार का यूज किया गया है। ये हमारी स्क्वायर बार 0.8 MS की जो बार आती है, ठीक है, ये यूज की गई है। और यहाँ पे इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे जो है फ्लैट यूज किए हैं, मतलब पत्ती यूज की है, जिसको अगर वैसे मैं बोलूँ तो ये 25 mm इसकी विड्थ है और इसकी जो थिकनेस है पत्ती की वो 5 mm है, ठीक है। MS फ्लैट बेसिकली इनको बोला जाता है, ठीक है। और ये MS बार होती है, स्क्वायर शेप के अंदर आती है, सॉलिड भी आती है, होलो भी आती है। तो ग्रिल वगैरह के अंदर हम लोग जो है क्या यूज करते हैं, हम लोग ग्रिल के अंदर हम लोग जो है सॉलिड बार जो है वो यूज करते हैं। तो ये हमारी ड्राइंग्स हो गई कौन से वाली, जो हमारा शेड्यूल था डोर एंड विंडो का। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का मतलब टिपिकल जो ऊपर की स्ट्रक्चर्स है उसका प्लान है। और यहाँ पे ये वाला जो मेरा प्लान है ये बेसिकली कौन सा प्लान था, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। तो प्लान मेरा यहाँ पे सेम था। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेयरकेस का सेक्शन दिया गया है। स्टेयरकेस का सेक्शन जो है वो हर एक ड्राइंग के साथ में आता है। ये स्टेयरकेस का क्या है, यहाँ पे प्लान दिया है, लेकिन अब मुझे इस स्टेयरकेस के अंदर डिटेल में देखना है कि भाई राइजर क्या रहेगा, ठीक है, ट्रेड क्या रहेगा, मेरी हाइट क्या रहेगी, किस तरीके से मेरा स्टेयरकेस बनेगा। तो उसकी ड्राइंग भी मैं आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने स्टेयरकेस की जो ड्राइंग है वो ओपन कर लिया। अब अगर आप ग्राउंड फ्लोर प्लान पे आओ तो यहाँ पे ना एक टर्म, ये सेक्शन मेरा कट है। जब भी इस तरह की लाइन अगर आपको कहीं पे दिखे तो मतलब वो सेक्शन कट किया गया। तो यहाँ पे सेक्शन का नाम है A, ठीक है, सेक्शन का नाम है सॉरी ए सेक्शन है मेरा, ए सेक्शन है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे आओगे स्टेयरकेस डिटेल पे तो आपको देखना है कि वो पर्टिकुलर सेक्शन आपका है या नहीं है। A था आपका, ये मैंने गलत आपको बता दिया। यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये एक्चुअल में ना यहाँ पे दिख नहीं रहा है प्रॉपर। तो हमें A सेक्शन, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये सेक्शन जो है मेरा कट किया गया है A और A, ठीक है। तो हमारा जो सेक्शन है वो A सेक्शन जो है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा सेक्शन जो है यहाँ पे कट किया गया है। इसी से हमें देखो यहाँ पे फ्लोर की हाइट भी पता चल जाएगी। तो एक फ्लोर की जो हमारी हाइट है वो 3150 है। कितनी हाइट है, 3150। ये मेरा 3150। ये ऊपर अगर आप देखोगे तो ये मेरी ममटी यहाँ पे बनी हुई है और ममटी की जो हाइट है वो 2550 यहाँ पे है, ठीक है। टॉप पे हम लोग बनाते हैं ना, उसको ममटी रूम बोलते हैं। इसके अलावा ममटी के ऊपर एक ओवरहेड वाटर टैंक भी बनाया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1500 की हाइट है टैंक की, इसकी अलग से डिटेल ड्राइंग होती है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5000 लीटर कैपेसिटी का जो है ये मेरा यहाँ पे वाटर टैंक जो है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो रेलिंग की हाइट भी दी है, 900 mm मेरी रेलिंग की हाइट दी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो राइजर जो मेरा दिया है, ये मेरा जो राइजर दिया है वो 175 दिया है। ट्रेड जो मेरा है, ये वाला जो मेरा ट्रेड है ये 250 दिया है। और स्टेयरकेस की जो मेरी विड्थ है, अगर आप देखोगे तो मेरा ये जो स्टेयरकेस है इसकी जो विड्थ है वो मेरी यहाँ पे दी है 1200 mm, ठीक है, कितनी 1200 mm। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे इस तरीके से ड्राइंग के अंदर जो है वो बड़े आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तो ऐसे हम लोग जो है सारी की सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि सर मेरी लैंडिंग की विड्थ क्या रहेगी। तो यहाँ पे आप देखो लैंडिंग की विड्थ आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से लेके और यहाँ तक की आपकी जो डायमेंशन है वो दी है, कितनी दी है 4685। और यहाँ से यहाँ तक देखो कितने आपके ट्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो आप प्लस माइनस करोगे इसमें से 8 इंटू कितना 275, सॉरी 250, क्योंकि मेरे ट्रेड की विड्थ जो है 250 है। तो मेरी यहाँ पे बेसिकली जो है लैंडिंग की विड्थ जो है यहाँ पे बड़े आराम से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 250 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, -4685। तो यहाँ पे देखो टोटल मेरी जो लेंथ आ गई 2685 आ गई। 2685 कौन सी आई, ये वाली प्लस ये वाली, ठीक है। सो मैं इसको हाफ कर देता हूँ यहाँ से, डिवाइडेड बाई 2। मैंने यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 किया तो मेरे यहाँ पे देखो
42 के करीब मेरी यहाँ पे ये जो लैंडिंग की विड्थ है ये यहाँ पे निकल के जो है वो आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो ये मेरा स्टेयरकेस वाला सेक्शन है जो कि आपको इस तरीके से देखना है। तो हर एक ड्राइंग के साथ में स्टेयरकेस की डिटेल ड्राइंग जो है वो आती है। अभी ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं की गई है। इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो वेस्ट स्लैब है इसकी थिकनेस क्या रहेगी, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इस बीम की क्या डायमेंशन रहेगी, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसके अंदर रेनफोर्समेंट की डिटेल क्या रहेगी। तो ये हम स्लैब वाला जो पार्ट रहेगा उसमें मैं आप सभी के साथ में जो है ये कवर यहाँ पे कर लूंगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेवल दिए हैं। ये मेरा कौन सा लेवल है, 00 लिखा है, ये मेरा एनजीएल का लेवल है। इससे ऊपर 450 mm की हाइट पे मेरा प्लिंथ लेवल है। उसके बाद फिर हर एक फ्लोर की हाइट मेरी 3150 इस तरीके से मेरी हाइट यहाँ पे दी गई है। तो ये वाला पार्ट हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग जो हमारा फ्लोर बीम और जो स्लैब है उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी फ्लोर बीम और फ्लोर की जो स्लैब होती है उसकी ड्राइंग को कैसे आपको पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे जो ड्राइंग दिख रही है ये हमारा प्लान है जिसमें फ्लोर बीम और फ्लोर का जो स्लैब है उसके बारे में जो है बताया गया है। अगर आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ड्राइंग जो है मिलती जुलती सेम हमें वैसी ही दिख रही है जैसी कि हम लोगों ने प्लिंथ बीम वाली ड्राइंग जो है वो देखी थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे जो है FS1 इस तरीके से, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FB इस तरीके से आपको यहाँ पे नाम थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे। वहां पे हमारे जो नाम थे वो PB से थे जिसका मतलब था प्लिंथ बीम, और यहाँ पे FB है मतलब जो हमारे फ्लोर बीम होते हैं। तो ये हर एक आर्किटेक्ट जो है अपने तरीके से स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है नाम वगैरह प्रेजेंट करता है। तो ये नाम हो सकता है कि अगर आप कोई और ड्राइंग अगर आप पढ़ रहे हो तो उस ड्राइंग में आपको नाम जो है वो डिफरेंट जो है वो मिल सकते हैं। कुछ ड्राइंग के अंदर बी के नाम से भी होते हैं कि B1 B2 B3 इस तरीके से, कुछ लोग कुछ और नाम रखते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FS1 और FS2 दो टाइप की स्लैब जो है आपको यहाँ पे दी गई है। मैं 1 वे और 2 वे की स्लैब की यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, आपको वो सारी जानकारी होगी, आप उसको नेट पर पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FS1 और ये हमारी FS2 स्लैब है। सो FS1 स्लैब की डिटेल अलग होगी और FS2 स्लैब की डिटेल जो है वो अलग होगी। जनरली क्या होता है कि जिस तरह का हमारा पैनल साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्लैब की थिकनेस और उसमें रेनफोर्समेंट बार जो है वो वेरी करती है। अगर आप इस पर्टिकुलर पैनल्स को देखोगे तो इनके साइज थोड़े बड़े हैं एज कम्पेयर टू अगर आप ये पैनल जो है वो देखोगे, ठीक है। तो जहां पे पैनल हमारा कम है तो मतलब वहां पे स्लैब की थिकनेस भी कम हो सकती है और जो रेनफोर्समेंट बार यूज हो रही है वो भी कम वहां पे हो सकती है। और जितना बड़ा पैनल होगा उतनी ही उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी और रेनफोर्समेंट भी वहां पे जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जैसे कोई बीम अगर एक लाइन से स्टार्ट हो रहा है और वो थ्रू आउट कई पैनल्स को क्रॉस करके जा रहा है तो वो हमारा कंटिन्यूअस बीम होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे FB3 है, इस पैनल पे भी आपको दिखेगा, नेक्स्ट पैनल पे भी आपको FB3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये थ्रू आउट हमारा बीम जा रहा है। तो ये हमारा बीम जो है कंटिन्यूअस हो रहा है। कुछ बीम जो होते हैं वो सिर्फ एक ही पैनल में जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये FB5 बीम है जो इस पर्टिकुलर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इस बीम पे आके रेस्ट कर रहा है। कुछ और चीजें हैं जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी बीम का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो जनरली प्राइमरी बीम कौन सा होता है, वो बीम जो कॉलम टू कॉलम रेस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई बीम है, मान लो ये वाला मेरा बीम है जो कि कॉलम से कॉलम पे रेस्ट कर रहा है, ये हमारा प्राइमरी बीम के अंदर आएगा। कुछ हमारे सेकेंडरी बीम्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं कि बीम से बीम पे रेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो बीम से बीम पे रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए। कई बार ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज में आ जाता है कि प्राइमरी बीम और जो है हमारा सेकेंडरी बीम। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है सेम चीज आपको मिलेगी। फेस अगर आप देखोगे तो सेंटर्स में है इस तरीके से, आउटर फेस में इसी तरीके से हमारी जो है वो शटरिंग वर्क जो है वो होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पे हैचिंग की हुई है। तो जनरली अगर आपके ध्यान हो तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमारे टॉयलेट थे। तो जनरली जहाँ पे टॉयलेट वगैरह होता है वहाँ पे संकन जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये संकन जो है यहाँ पे दिया गया है। संकन की डिटेल वैसे अलग से दी जाती है लेकिन यहाँ पे इसकी प्रॉपर एक डिटेल जो है वो दी नहीं गई है। तो जनरली ये जो संकन होते हैं ये हमारे 300 mm के, 230 mm के, 200 mm के अलग अलग ड्राइंग में जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको मेंशन कर दिया जाता है। इनका
देने का पर्पज़ क्या होता है, क्योंकि जो भी हमारी सीट वगैरह लगती है ना, उसमें पाइप लगते हैं, ट्रैप वगैरह लगते हैं, तो उनके लिए हमें एक स्पेस मार्जिन जो है वो रखना होता है। तो जो भी हमारे पाइप वगैरह आएँगे या फिर जो भी हम इसमें ट्रैप वगैरह लगाएँगे, वो सब इस मार्जिन के अंदर कवर हो जाते हैं, तो हमें स्लैब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सपोज़ करो कि मेरा ये वाला लेवल और संकन टॉयलेट की स्लैब का लेवल भी सेम है और पाइप मेरे उसी फ्लोर पे आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लेवल जो है वो ऊँचा करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे कि आप जा रहे हो किसी वॉशरूम को यूज़ करने, वहाँ पे आप देखोगे कि टॉयलेट सीट जो है उसका लेवल थोड़ा-सा अप मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो आस-पास का लेवल है, तो वहाँ पे स्लैब में संकन नहीं प्रोवाइड किया गया होगा, उसकी वजह से जो ट्रैप वगैरह, पाइप वगैरह यूज़ हो, उसके मार्जिन की वजह से स्लैब जो है वो अप हो जाती है। इसके अलावा आज के टाइम पे एक नए कॉन्सेप्ट भी जो है वो आ गए हैं। नए कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि पाइप को जो है स्लैब के बॉटम में हैंग कर दिया जाता है। मान लो जैसे ये मुझे ट्रैप लगाना है, तो एक तो क्या पोजीशन है इसकी कि मैं स्लैब के टॉप पे इसको लगाऊं। दूसरी इसकी पोजीशन क्या है कि मैं इसको स्लैब के बॉटम पे सेट कर दूं, यहाँ पे स्लैब के बॉटम पर यहाँ पे क्लैंप लगा के इसको फिक्स कर दूं और यहाँ से जो है पाइप के थ्रू इसको ऐसे कनेक्ट कर दो और ये पाइप भी क्लैंप के थ्रू जो है वो हैंग हो जाते हैं। तो आज के टाइम पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर भी ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। मान लो ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे कोई अगर सीट वगैरह यूज हो रही है या फिर वाटर वगैरह का जो भी कलेक्शन का ड्रेन पॉइंट दिए हैं, उसके स्लैब के नीचे से पाइप जो है वो जाएगा। तो मतलब मान लो मैं इस वाले फ्लैट पे रहता हूँ, तो मैं जो टॉयलेट यूज करूंगा, मेरे टॉयलेट की सीलिंग पे ऊपर वाले का जो टॉयलेट होगा उसका पानी के जो पाइप होंगे वो रहेंगे, ठीक है। कई बार इसमें मेंटेनेंस में भी कई बार दिक्कत आती है। मान लो ऊपर वाले फ्लोर के लाइन में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो मुझे नीचे वाले फ्लैट में आना पड़ेगा उसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। सो कई बार लोग जो है इसको प्रॉब्लम करते हैं, वो अपने फ्लैट में आने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो होती है। प्रॉब्लम्स आपके संकन वाले पोर्शन के अंदर भी रहते हैं, क्योंकि ये पूरा पोर्शन कवर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सारे पाइप जो है फ्लोरिंग के अंदर मर्ज हो जाते हैं। तो अगर वो चौक वगैरह हो जाते हैं या कुछ लीकेज वगैरह की उसमें प्रॉब्लम आती है, तो फिर हमें पूरी फ्लोरिंग हटानी पड़ती है, उसके बाद उसको रिपेयर करना पड़ता है। तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट जो है वो है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेक्शन का मार्क दिया हुआ है, एफ डैश सेक्शन जो है यहाँ पे कट किया गया और उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके ध्यान हो, हमने इस पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर देखा था कि यहाँ पे ना ये प्रोजेक्शंस जो हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर देखोगे तो यहाँ पे इन प्रोजेक्शंस की डिटेल जो है वो दी गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 230 बाई 200 का एक बीम हमें प्रोवाइड कराना है। 212 के टॉप और बॉटम में हमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट देनी है, मेन रेनफोर्समेंट। इसके अलावा हमें अगर आप देखोगे तो ये टॉप में रेनफोर्समेंट देनी है। आपको पता है कि जो भी प्रोजेक्टेड एरिया होता है उसके टॉप में रेनफोर्समेंट होती है, और यहाँ पे 10 mm की ये मेन बार रहेगी और क्रॉस आपका यहाँ पे 8 mm की यहाँ पे जो है डिटेल वो दी गई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये प्रॉपर जानकारी जो है मिल जाएगी। अब चलते हैं, ये तो था मेरा प्लान के अंदर मुझे ये पता चल गया कि मेरा बीम कहाँ पे कौन सा बीम है, क्या उसकी पोजीशन है, वो सारी डिटेल मुझे FS1 स्लैब के बारे में पता चल गया, FS2 स्लैब के बारे में पता चल गया। अब मुझे ये देखना है कि भाई ये FB3 बीम है, इस बीम का साइज क्या है, इस बीम के अंदर रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग कैसे होनी है। तो मैं इसकी डिटेल ड्राइंग के अंदर आऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसकी डिटेल ड्राइंग है, शेड्यूल ऑफ फ्लोर बीम के नाम से यहाँ पे एक टेबल आपको जो है जनरली देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा बीम था FB3। यहाँ पे देखो अलग अलग बीम है, FB1 बीम है, FB2 बीम है, FB3, FB4, FB5, FB6। तो मैं बात करूंगा FB3 की। एक बीम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप जो है रिवाइज कर सकते हैं खुद से। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे FB3 के बारे में दिया गया है 230 बाई 450। तो बीम के केस में मैंने बताया था, प्लेन बीम के केस में, कि ये 230 की विड्थ है और 450 जो है इसकी क्या है, यहाँ पे 450 जो है इसकी डेप्थ है, ठीक है। 230 की विड्थ हो गई और 450 जो है इसकी यहाँ पे डेप्थ हो गई। टॉप बार और बॉटम बार की यहाँ पे डिटेल दी गई है। प्लिंथ बीम वाली वीडियो में मैंने बताया था कि टॉप एक्स्ट्रा हमेशा एजिस पे या फिर एंड सपोर्ट पे दिए जाते हैं और बॉटम एक्स्ट्रा हमेशा मिडिल स्पैन में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, टॉप बार में देखो 316 212 की रेनफोर्समेंट बार यहाँ से चलती है एक सपोर्ट से। उसके बाद जैसे ही मैं मिड सपोर्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो सिर्फ 316 यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद फिर मैं अगली सपोर्ट पे जाता हूं तो 316 212 यहाँ पे फिर से रेनफोर्समेंट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एंड सपोर्ट पे 5 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट है, जिसमें से 3 मेरी 16 mm की है और 2 मेरी 12 mm की है। उसके बाद जब मैं मिड सपोर्ट पे आता हूं तो वहां पे 12 mm की नहीं रहती है, वहां पे सिर्फ 16 mm की है। उसके बाद फिर मैं दोबारा जब नेक्स्ट एंड सपोर्ट पे जाता हूं तो वहां पे फिर से मेरी 316 और 212 हो जाती है। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा यहाँ पे टर्म्स मेंशन की है, लेकिन काफ़ी सारी ड्राइंग्स आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पे ये एक्स्ट्रा टर्म्स जो है वो मेंशन ही नहीं रहेगा।
वहाँ पे सीधे सीधे लिखा रहेगा 316, ठीक है, रेनफोर्समेंट और प्लस करके 212। तो कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे मेरे साथ भी ऐसा कन्फ्यूजन हुआ था कि जब मैं फर्स्ट टाइम, जब स्टार्टिंग डेज में जब मैं साइट पे काम करवा रहा था, तो मैंने जो है एक्चुअल में गलत रेनफोर्समेंट जो है वो प्लेस करवा दिया था साइट पे, क्योंकि ड्राइंग के अंदर लिखा हुआ था इसी तरीके से, ड्राइंग के अंदर 316 और प्लस जो है और हैवी रेनफोर्समेंट थी वहां पे। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 316 और मैं 212 इस तरीके से लिखा हुआ था। फिर मिड सपोर्ट पे ये सेम चीज, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 316 लिखा हुआ था। सो मुझे क्या समझ में आया कि ये एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है, ड्राइंग के अंदर कुछ गलत जो है वो प्रिंट होके आया है। अब ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि 5 रेनफोर्समेंट इधर से चलेंगी और बीच में सिर्फ 3 ही बचेंगे। तो मैंने ये थ्रू आउट जो है वो रेनफोर्समेंट जो है वो डलवा दिया था। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये 212 और 212 इधर लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो ये वाली जो मेरी बार है ये थ्रू आउट है, जो कि हमारी कौन सी है, 316 की है। और ये वाली जो बार है, ये बार और ये बार, ये मेरी कौन सी है, जो हमारी 212 की है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अब आते हैं देखो बॉटम रेनफोर्समेंट में। बॉटम में देखो 316 चलती है लेफ्ट सपोर्ट से, लेकिन जैसे ही मैं बीच में आता हूं तो 316 212 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एंड सपोर्ट पे जाता हूं तो फिर 316 हो जाती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि टॉप एक्स्ट्रा हमेशा एंड सपोर्ट पे होती है, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्स्ट्रा टॉप में दी है, और मिड बॉटम एक्स्ट्रा हमेशा मिड स्पैन पे होती है। तो यहाँ पे देखो बॉटम में एक्स्ट्रा बार्स यहाँ पे दी है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो मेरी रेनफोर्समेंट बार है, ये वाली, ये जो है आपकी, ये 316 है, ठीक है, जो थ्रू आउट जा रही है। और ये वाली जो बार है ये मेरी 212 है, जो कि बॉटम एक्स्ट्रा है। तो आपको इस तरीके से इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी कितनी लेंथ रहेगी वो सेम कैलकुलेशंस आपकी ड्राइंग के अंदर जो है बेसिकली मेंशन किया है, आप इसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं यहाँ पे स्टिरप्स के बारे में। तो स्टिरप्स भी अगर आप देखोगे तो सेम है, हमारे हमेशा एंड सपोर्ट पे स्पेसिंग कम होती है और मिड स्पैन पे जो हमारी जो स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ भी आपको कंफर्म हो गई। अब किसी भी ड्राइंग को आप उठा के देख लो, जैसे मैं FB1 के बारे में बात कर रहा हूँ। FB1 में अगर आप देखोगे तो 230 बाई 450 साइज है, 216 216 216 216 216 216। इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बार जो है वो नहीं दी गई है, सिर्फ मेन टॉप में भी 2 बार हैं 16 mm की और बॉटम में भी 2 बार हैं 16 mm की। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे आप देखो टॉप में अगर आप यहाँ पे देखोगे FB2 में अगर आप देखो टॉप में 316 316 316, बॉटम में 216 316 216। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट प्लस करके लिख दिया है, ठीक है, कि 2 बार एक्स्ट्रा की रहेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सो यहाँ पे ना लिखा ही नहीं है कि यहाँ पे प्लस करके कि एक्स्ट्रा बार्स रहेंगी या नहीं। तो क्या आपके हिसाब से यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्राइंग में जो डिटेल दी है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा बॉटम साइड में लेफ्ट सपोर्ट से 216 mm की बार चलती है, लेकिन जैसे ही मैं मिड सपोर्ट पे आता हूँ तो वे 316 हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एंड सपोर्ट पे जाता हूँ तो फिर से वो 216 हो जाती है। तो इसका मतलब जैसे ही मिड स्पैन पे मैं आता हूँ तो मेरी एक बार जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाती है। तो 2 बार जो है वो मेरी थ्रू आउट रहेंगी और एक मिड स्पैन पे बॉटम साइड में मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ड्राइंग के अंदर कई बार वो नहीं देता है, जैसे यहीं पे अगर आप देखोगे तो यहीं पे नहीं दिया है, 216 दिया है, उसके बाद 316 और 216। इसका मतलब यहाँ पे जो है 216 हमारी प्रोवाइड होनी चाहिए। अब ऊपर की साइड में अगर मैं देखूँ, मान लो यहाँ पे लिखा है 316, यहाँ पे लिखा है 316 और ये 3 की जगह 2 होता, तो इसका मतलब भी ये होता कि जो है यहाँ पे 216 की हमारी थ्रू आउट जाएंगी और टॉप में 116 की हमारी जो है वो एक्स्ट्रा बार रहेगी, ठीक है। 116 की हमारी जो है क्या रहेगी, एक्स्ट्रा बार रहेगी। तो ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखनी है, ड्राइंग को प्रॉपर स्टडी करना है, उसके बाद ही जो है आपको डिसीजन जो है वो लेना है। तो इस तरीके से आप देखोगे ये क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो बीम वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसा प्लेन बीम का था, सेम चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट बात करते हैं हमारी जो स्लैब है। तो फिर FS1 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 FS1। अब यहाँ पे देखो हमारी ये स्लैब ना कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे भी FS1 है, यहाँ पे भी FS1 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 FS1, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FS2 FS2 इस तरीके से कंटिन्यूअस है। इधर की डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये डिसकंटिन्यू हो रही है, यहाँ पे FS1 है और यहाँ पे हमारी FS2 जो है यहाँ पे हो जा रही है। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो इस पैनल में FS1 है और इस पैनल में हमारी FS2 होता है, ठीक है। सो हमारी जो रेनफोर्समेंट होती है ना वो फिर कंटिन्यू नहीं होती,
इसकी अलग रेनफोर्समेंट बनती है और इसकी अलग रेनफोर्समेंट बनती है, लेकिन जब इस तरह का सीन रहता है तो हम लोग रेनफोर्समेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं FS1 के बारे में बात करते हैं। FS1 एक स्लैब में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, बाकी दूसरी आप जो है खुद से उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखो सबसे पहले थिकनेस दिया गया 125, तो मेरी जो स्लैब है, स्लैब की जो थिकनेस है वो 125 mm है, ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो दो चीजें दी गई हैं, यहाँ पे एक लिखा गया है मेन बार एट बॉटम और यहाँ पे लिखा गया है एक्स्ट्रा बार्स ओवर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली जो मेरी सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है ये मेरी डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट है, मतलब ये आगे कंटिन्यू नहीं कर रही है। लेकिन मेरी ये वाली जो सपोर्ट्स है, ये वाली जो मेरी सपोर्ट्स है, ये मेरी जो सपोर्ट्स है ये कंटिन्यूअस सपोर्ट्स है, मतलब इसके आगे भी स्लैब है, मतलब एंड नहीं हो रहा है। अगर मैं FS2 के लिए बात करूं, FS2 के लिए ये वाली मेरी जो सपोर्ट है ये डिसकंटिन्यूअस है और ये वाली जो सपोर्ट है इसके लिए कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए हमारी यहाँ पे सपोर्ट पे हमेशा एक्स्ट्रा बार्स डलती हैं, तो एंड सपोर्ट पे अलग टाइप की जो है हमारी सपोर्ट बार और एक्स्ट्रा बार्स डलती हैं और कंटिन्यूअस पे अलग डलती है। अभी इसका मैं क्रॉस सेक्शन पे अभी जाऊंगा। सो यहाँ पे सबसे पहले मेन बार की बात करते हैं। तो स्लैब के अंदर हमेशा दो स्पैन होते हैं, एक लॉन्गर स्पैन, एक शॉर्टर स्पैन। अगर मैं इस पर्टिकुलर ड्राइंग की बात करूं, जैसे FS2 की बात करूं, तो इसमें लॉन्गर स्पैन कौन सा है? ये वाला मेरा लॉन्गर स्पैन है, ठीक है। और इसका शॉर्टर स्पैन कौन सा है? इसका ये वाला शॉर्टर स्पैन है, ठीक है। तो वहां पे लॉन्गर स्पैन में कौन सी रेनफोर्समेंट रहेगी और शॉर्टर स्पैन में कौन सी रहेगी? तो FS2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शॉर्टर स्पैन पे अगर आप देखोगे तो हमारी 8 mm का डाया 150 सेंटर टू सेंटर रहेगा और लॉन्गर स्पैन पे आप देखोगे तो हमारी 175 सेंटर टू सेंटर है। और हमेशा शॉर्टर स्पैन वाली जो बार होती है उसको मेन बार बोला जाता है और जो लॉन्गर स्पैन वाली बार होती है उसको क्रॉस बार बोला जाता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो शॉर्टर वाली जो हमारी बार है उसकी यहाँ पे स्पेसिंग कम है एज कंपेयर टू जो हमारी लॉन्गर स्पैन वाली बार है, क्योंकि ये मेन बार है। सेम चीज ऊपर भी देखोगे, शॉर्टर स्पैन पे 125 सेंटर टू सेंटर है और लॉन्गर स्पैन पे 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। इसका मतलब ये वाली जो हमारी बार है ये मेन बार यहाँ पे जो है रहने वाली है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको चीजों को जो है वो समझना है। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा बार्स पे आते हैं। शॉर्टर स्पैन पे अगर आप देखोगे तो 250 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है और लॉन्गर स्पैन पे हमारा जो एक्स्ट्रा बार्स है वो यहाँ पे 300 जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्टिंग रेनफोर्समेंट भी दी है जिसका 200 सेंटर टू सेंटर है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्टिंग रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड जो है वो कराई जाती है। तो यहाँ पे FS1 का कॉन्सेप्ट, FS2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारी शॉर्टर स्पैन पे कौन सी बार रहेगी, लॉन्गर स्पैन पे कौन सी रहेगी और एक्स्ट्रा बार्स हमारी कहाँ पे रहेगी। अब आते हैं इसके सेक्शन पे। ये रहा मेरा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो इस वाले पोर्शन को देखो, ये डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट है और ये वाला जो पोर्शन है ये कंटिन्यूअस सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग जो रेनफोर्समेंट होती है वो इसी तरीके से यहाँ पे जो है बेसिकली वेरी करती है कि कंटिन्यूअस सपोर्ट पे हमारी जो एक्स्ट्रा बार्स है वो किस तरीके से आएंगे और डिसकंटिन्यूअस सपोर्ट पे हमारी किस तरीके से जो है वो आने वाली है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली क्या होता है कि क्रैंक बार के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे स्ट्रेट बार हम लोग जो है वो प्रोवाइड नहीं कराते। क्रैंक बार के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो है इस तरीके से एक बार आती है ऐसे और ऊपर जाती है और आगे कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी बार होती है वो इधर से चलती है, आगे ऊपर जाएगी और इस तरीके से। हमेशा अल्टरनेट क्रैंक जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। मान लो ये वाली बार में हम लोगों ने राइट साइड पे क्रैंक प्रोवाइड कराया तो उससे नेक्स्ट वाली जो बार होगी उसमें लेफ्ट साइड में क्रैंक जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप यहाँ ध्यान से भी देखो तो ये प्लान देखो, ये दिया गया है। यहाँ पे देखो ये वाली मेरी बार है, ठीक है। इस बार पे यहाँ से आप देखो बार चली और ऊपर आके क्रैंक, तो इस पे इस साइड में क्रैंक दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरी बार है वो इधर से चलेगी और उसमें उधर की साइड हमारा जो है वो क्रैंक जो है वो दिया है। और ये देखो जिस साइड हमारा क्रैंक आया है वो हमारी साइड जो है कंटिन्यूअस जंक्शन पे आगे की तरफ भी गई है, जो कि अभी आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ये देखो मेरी बार है, यहाँ से ये चलती है, ठीक है, बॉटम साइड से। उसके बाद एक फिक्स लेंथ पे आके इस पे क्रैंक दिया जाता है, ये ऊपर की तरफ जाती है, ये मेरा बीम है और ये आगे जाके ऐसे कंटिन्यू हो जाती है नेक्स्ट पैनल के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा जो बीम है उसकी जो लाइन आ रही है वो ये वाली लाइन है, लेकिन ये इससे भी आगे जो है जा रही है। कितनी जा रही है वो ड्राइंग के अंदर दिया है, कितना दिया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.32L। तो ये मेरी जो आगे जा रही है कितनी जा रही है 0.3L, ठीक है, 0.3L है, मैंने 0.32 बोल दिया गलती से, 0.3L रहेगा। अब ये L क्या रहेगा, जो ये मेरा नेक्स्ट पैनल है इस पैनल की जो मेरी विड्थ रहेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाऊं,
इस वाले पैनल पे लेते हैं। मान लो मेरी ये एक बार यहाँ से चली ऐसे, इस फिक्स प्रोपोर्शन पे आके यहाँ से क्रैंक उठा और ये जाके ऐसे कंटिन्यू हो गई। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये वाली लेंथ बेसिकली कितनी है, ठीक है। सो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा जो पैनल है इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे ही, मैं एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये एक्चुअल में कितनी रहेगी। तो ये ड्राइंग के अंदर कितना दिया है, 0.3 L। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई L की वैल्यू मेरी 2 है, तो ये 0.6। तो ये आगे जितो कंटिन्यू हो रही है, कितनी कंटिन्यू हो रही है, 0.6 कंटिन्यू हो रही है। अब इसका अपोजिट एग्जाम्पल लेते हैं। इसका अपोजिट एग्जाम्पल जो है लेते हैं यहाँ पे, और इसको अपोजिट साइड से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरी FS2 की बार जो है दूसरे पैनल पे कंटिन्यू होगी तो वो कैसे जाएगी। मान लो ये मेरी बार है, यहाँ से मैंने इस पर ऐसे प्रोवाइड कराया गई, यहाँ से क्रैंक लगा और ये आगे की तरफ चली गई ऐसे, ठीक है, नेक्स्ट पैनल में, क्योंकि कंटिन्यूअस पैनल है। सो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये मेरी कितनी होगी। सो ये लगभग हमारी जो पैनल की विड्थ थी, रूम का साइज था, वो 4.2 मीटर के आसपास था। तो मैं 4.2 मीटर इसको एज्यूम कर लेता हूँ। और ये मेरी कितनी जा रही है, 0.3 इंटू L। तो मैं यहाँ पे 0.3 इंटू 4.2, तो ये लगभग 1.5 के आसपास जो है आएगी। आप एक्चुअल कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर को ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो 4.2 इंटू 0.3 करोगे, सो ये 1.26 आएगी। मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया था, 1.26 मीटर। तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी, ये 1.26 यहाँ पे जो है वैल्यू आएगी। BBS मैं यहाँ पे नहीं बता रहा कि क्रैंक उठेगा, कितना इंक्रीज होगा, कितना बैंड डिडक्शंस करना है। तो मोटा मोटी चीज़ें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे BBS नहीं सीख रहे हैं, हम लोग ड्राइंग को रीड करना यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा, अब देखते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स जो मेरी यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड कराई गई है। सबसे पहले एंड सपोर्ट पे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरी एंड सपोर्ट पे एक्स्ट्रा बार जो है वो प्रोवाइड कराई गई है। क्लियर हो गया, ये मेरी एंड सपोर्ट पे जो है एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड कराई गई है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरी बीम की लाइन है, तो ये जितनी जाएगी ये तो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर हो जाएगी मेरी। इसके अलावा अगर आप आगे की तरफ देखोगे, सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये बेसिकली जो लेंथ है 0.25 L यहाँ पे दी है। कितनी दी है, 0.25 L यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो भी मेरे पैनल की लेंथ होगी, मान लो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मुझे यहाँ पे ना एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करानी है, तो ये मेरी एक्स्ट्रा बार यहाँ पे आएगी इस पोर्शन पे ऐसे। इसकी कटिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर मैं इतना तो बीम के अंदर चली जाएगी डेवलपमेंट लेंथ के बराबर। अब ये कितनी एक्स्ट्रा आएगी, तो कितना दिया, 0.25 इंटू L। तो L हम लोगों ने कितना लिया था, 2 मीटर। तो 0.25 इंटू 2 करेंगे तो ये 0.5 के मतलब 0.5 जो है ये मेरी यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग, अब इस साइड में अगर मेरी जो ये मेरा एंड सपोर्ट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स आएगी। तो ये मुझे इतने पोर्शन की लेंथ निकालनी है, तो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, जो भी मेरी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब मैं जो मेरी कंटिन्यूअस सपोर्ट पे जो मेरी आ रही है, इसकी मुझे कटिंग लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे देखो ड्राइंग के अंदर दिया है 0.3 L1 प्लस बीम की जो विड्थ है मैं यहाँ पे W से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और 0.32 L2, ठीक है। अब ये देखो कैसे होगा। मान लो कोई भी एक कंटिन्यूअस जंक्शन ले लेते हैं, जैसे मेरा ये कंटिन्यूअस जंक्शन है और यहाँ पे मेरी टॉप एक्स्ट्रा आ रही है इस तरीके से। तो मुझे इसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हमने इसकी जो वैल्यू ली थी पैनल की, कितनी ली थी, 2 मीटर। इसकी जो पैनल की वैल्यू ली थी वो 4.2 मीटर, और बीम की विड्थ मेरी कितनी है, 230। तो मुझे इसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 0. कितना था, 25 था या फिर 0.3, ठीक है, 2 इंटू 0.3 प्लस बीम की विड्थ मेरी 230 है, मीटर के अंदर 0.23 हो जाएगी। अब सेम साइड इधर भी आएंगे, 0.3 इंटू 4.2, ठीक है। सो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कि हमारी एक्चुअल में जो ये वैल्यू है ये कितनी आएगी। तो 2 इंटू 0.3 प्लस 0.23 प्लस 0.3 इंटू 4.2, सो ये मेरी जो लेंथ आ रही है 2.09 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है ये कैलकुलेशंस जो है वो की जाती हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे एक और वैल्यू दी गई थी, जो हमारी ये सपोर्टिंग रीइंफोर्समेंट एट द टॉप। तो जनरली क्या होता है, जो हमारी सपोर्टिंग रीइंफोर्समेंट की यहाँ पे बात की गई है, वो जो बात की गई है वो ये वाली बार की, मैं एक बार ये यहाँ से हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी ये बार है, ये वाली जो बार है, ठीक है, ये बार जो है सपोर्टिंग बार है, ये वाली जो हमारी बार है, ठीक है, ये वाली बार हमारी सपोर्टिंग बार है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार,
ठीक है। तो ये वाली बार जो होती है हमारी, ये सपोर्टिंग बार के अंदर आती हैं, जो कि टॉप में प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रैंक कितनी लेंथ से हमें करना है वो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है। सो यहाँ पे मेरी बार ये आ रही है और क्रैंक मुझे कहाँ से उठाना है, ये देखो 0.2 से उठाना है। तो मान लो अगर मेरे पैनल की डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है और मुझे कैलकुलेट करना है कि मुझे बार का क्रैंक कहाँ से उठाना है, तो मैं यहाँ पे 4 इंटू 0.2 करूँगा, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.8। तो मुझे यहाँ से 0.8 डिस्टेंस छोड़ के बार का जो क्रैंक है वो ऊपर की तरफ उठाना है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर देखोगे तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड अलोंग द लॉन्गर स्पैन ऑन द बॉटम फेस शेल बी प्लेस जस्ट अबव द रेनफोर्समेंट अलोंग द शॉर्टर स्पैन। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सबसे पहले हमें मेन बार को प्लेस करना है और उसके ऊपर फिर हमें जो है क्रॉस बार को प्लेस करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि हमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है लॉन्गर स्पैन की रेनफोर्समेंट बिछाई, उसके बाद फिर हम शॉर्टर स्पैन की बिछाएंगे। नहीं, हमें सबसे पहले शॉर्टर स्पैन वाली रेनफोर्समेंट प्लेस करनी है, फिर उसके ऊपर फिर हमें लॉन्गर स्पैन वाली करनी है। ठीक है। डॉटेड लाइन आर शोन एज टॉप बार व्हाइल फर्म लाइन आर शोन एज बॉटम फेस रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। डॉटेड लाइन आर शोन एज द टॉप बार व्हाइल द फर्म लाइन आर शोन एज द बॉटम लाइन। सो इसमें अगर जो भी डॉटेड लाइन, तो वैसे यहाँ पे कहीं पे कोई दिख नहीं रही है, तो ये कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी डॉटेड लाइन जो है वो दिख रही है वो टॉप है, और जहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन दिख रही है वो बॉटम है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे द गैप बिटवीन द बार एंड द बॉटम बार शुड बी एटलीस्ट 50 mm। द गैप बिटवीन द बॉटम एंड द टॉप बार, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये मेरी टॉप बार है, ये मेरी बॉटम बार है, इसके बीच में मिनिमम कम से कम जो है 50 mm का गैप जो है यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन जो जनरली ये गैप होता है, ये हमारी जो स्लैब की थिकनेस होती है उसके अकॉर्डिंग ये जो है अपने आप ही साइड पे आ जाता है, क्योंकि जब हम कवर प्रोवाइड कराते हैं तो जब हम क्रैंक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उतना स्पेस जो है वो वहाँ पे ले लेता है। इसको आप पढ़ लेना, अगर आप इसको पढ़ना चाहो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। क्लियर कवर ऑफ द 20 mm सेल बी प्रोवाइडेड, स्लैब के केस में 20 mm यहाँ पे है, और 25 mm का कवर जो है हमारा बीम के केसेस में यहाँ पे किया गया है। अवॉइड लैप इन द बॉटम बार नियर द मिड स्पैन। अभी ये देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जनरली जो हमारी स्लैब होती है, स्लैब के ना ये वाला जो मिड पोर्शन होता है, स्लैब का मिड पोर्शन होता है, इस पे हमें जो है जनरली अवॉइड करना चाहिए। किसके लिए, आपका जो हमारा लैप होता है। तो मान लो मेरा ये कोई पैनल है, इस पैनल का ये मिडिल जोन है सपोज करो, तो इस जोन के अंदर हमें अवॉइड करना है स्लैब के जो लैप होता है रेनफोर्समेंट बार के अंदर, वो अवॉइड करना चाहिए। उससे हमारी जो स्लैब की स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है, क्योंकि स्लैब में जो लोड होता है वो सेंटर पोर्शन पे सबसे ज़्यादा लोड जो है आता है। तो जिस पोर्शन पे लोड ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे हमें कभी भी लैप जो है वो नहीं प्रोवाइड कराना चाहिए। इसके अलावा लैप लेंथ यहाँ पे IS 456-2000 को फॉलो करके जो IS कोड 456 के अंदर फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसकी कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट जो है यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं, जिसके अंदर हमारी यहाँ पे ड्राइंग दी गई है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्टेयरकेस की ड्राइंग रह गई है, चलो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखोगे ना तो रेनफोर्समेंट जो हमारी स्टेयरकेस की होती है उसमें ना कैची का फॉर्मेशन होता है। कैची का फॉर्मेशन क्या होता है कि मान लो कोई बॉटम में कोई बार चल रही है, लैंडिंग में जो हमारा स्लोपिंग पोर्शन होता है, तो लैंडिंग में ना वो टॉप में चली जाती है। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली बार देखो यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे बॉटम में है, ये आपकी यहाँ पे बॉटम में है। उसके बाद देखो लैंडिंग पे जाने के बाद ये टॉप में चली गई है, लैंडिंग में जाने के बाद ये टॉप में चली गई है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये टॉप में बार होती है ऐसे, और यहाँ पे ये बॉटम में चली जाती है, फिर ये ऐसे ऊपर कंटिन्यू होएगी और ये फिर जाके ऐसे टॉप में चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इसके अंदर रहती है। इसके ऊपर कभी मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो आपको बना के दिखाऊंगा इस स्टेयरकेस की, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी जो है वो हो जाएगी। मुझे अभी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी जो है आप सभी के साथ में जो है वो डिस्कस करना है, तो इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा कभी डिटेल में जो है वो बात करेंगे। मोटा मोटी मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो बॉटम साइड में जो हमारी रेनफोर्समेंट मेन बार है वो 12 mm का डाया है, 100 mm सेंटर टू सेंटर है। वेस्ट स्लैब की जो थिकनेस है वो 150 mm यहाँ पे दिया है। जनरली स्टेयरकेस के केस में 150 थिकनेस ही आपको देखने के लिए मिलेगी।
क्रॉस बार जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 mm दिया है 200 सेंटर टू सेंटर। टॉप एक्स्ट्रा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10 mm है 200 सेंटर टू सेंटर, और उसमें क्रॉस भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10 mm ही यहाँ पे क्रॉस दिया है। ऐसे यहाँ पे लैंडिंग पे अगर आप आओगे तो लैंडिंग पे आपको यहाँ पे जो मेरी ये वाली बार क्योंकि ऊपर जा रही है तो सेम आपकी फॉलो करेगी 12 mm का 10 का mm सरिया सरिया मेन बार के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा सरिया भी देखो 10 mm है 200 सेंटर टू सेंटर, 10 mm है 200 सेंटर टू सेंटर। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यही बार मेरी यहाँ से नीचे आके और यहाँ ऊपर कंटिन्यू हो रही है, तो यहाँ पे भी ये सेम डाया जो है हमारा यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसे टॉप एक्स्ट्रा के अंदर भी आप देखोगे तो 10 mm 200 सेंटर टू सेंटर, मेन क्रॉस दोनों बार की यहाँ पे स्पेसिंग सेम दी है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मेन एंड बार की क्रॉसिंग आपकी सेम दी है। और ये बार जो ऊपर जा रही है एक्स्ट्रा स्लोप में कितनी दी है, इसकी हाइट 1 मीटर दी है। टॉप में भी अगर आप देखोगे तो ये बार यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे जो आ रही है ये भी हमारी 1 मीटर जो है यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पार्ट को क्लोज करते हैं। स्ट्रक्चर वाला पार्ट हमारा क्लोज हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का ओवरव्यू ले लेते हैं। वैसे तो एक सिविल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट जो है वो होती नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक प्लान होता है जो कि हमें पता होना चाहिए जब किसी भी साइट पे हम इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स का। एक सिविल इंजीनियर के लिए कोई खास रिक्वायरमेंट होता नहीं है, एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। तो कुछ इस तरह की एक ड्राइंग जो है वो हमारी साइट पे जो है बेसिकली यूज होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी अप्लाइंसेस वगैरह लगते हैं, जैसे फैन हो गया हमारा, लाइट वगैरह कहाँ पे लगेंगी, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हमें एक ओवरव्यू जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंटर पोर्शन पे यहाँ पे हमारा फैन जो है वो दिया है। तो जब हम साइट पे स्लैब की कास्टिंग वगैरह करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे हमारा फैन बॉक्स जो है वो लगेगा। अगर आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे देखो एक स्विच आपका यहाँ पे दिया है। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट आपका दिया है। इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा जो है एक ट्यूबलाइट का पॉइंट जो है वो यहाँ पे दिया है। इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि हमारा किचन वाला पार्ट है तो यहाँ पे भी हमारा एक स्विच का पोर्शन जो है वो दिया है। इधर की साइड भी हमें यहाँ पे जो है ट्यूबलाइट का प्रोविजन दिया और स्विचेस वगैरह यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा इस पोर्शन पे भी हमारा लाइट का एक प्रोविजन जो है वो यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो आपको दिख रही है ये सीलिंग लाइट्स हैं जो हमारे उसमें लगेंगी, किसमें, जो हमारी छत में लगेगी, और इनका कंट्रोल जो है वो इस वॉल पे रहेगा। यहाँ से ये कंट्रोल जो है वो बेसिकली की जाएंगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस वाले पर्टिकुलर कॉरिडोर के अंदर भी सीलिंग लाइट्स हैं, इनका जो पॉइंट होएगा वो यहाँ पे रहेगा। स्टेयर केस के अंदर अगर आप देखोगे तो एक लाइट का प्रोविजन यहाँ पे, एक लाइट का प्रोविजन यहाँ पे है, और इसके अलावा यहाँ पे इसका जो है स्विच जो है वो दिया गया जिसमें इसकी लाइट जो है यहाँ पे कंट्रोल हम लोग करेंगे। इसके अलावा अगर आप टॉयलेट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक स्विच दिया है। इसी स्विच से हमारे सारे जो हमारे टॉयलेट्स हैं उसमें जो लाइट है वो यहाँ पे प्रोवाइड जो है वो कराई गई है। इस स्विच से अगर आप देखोगे तो ये ट्यूबलाइट ओपन हो रही है। इसके अलावा इन यहाँ पे जो हमारी लाइट्स लगी है उसमें लाइट कंट्रोल होगी, और एक स्विच हमारा यहाँ पे लगा हुआ है जिससे हमारे इन वाले पोर्शन की लाइट जो है वो कंट्रोल की जाएगी। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ उसी तरीके का मिलेगा। सो एक सिविल इंजीनियर को बस बेसिक सी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा कोई खास हमें मेजर जो है डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे ये जो स्विच लग रहा है कितने एम्पियर का लगेगा, कितने mm का वायर डलना है, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि साइट पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट होता है। अभी अगर आप देखोगे ना इलेक्ट्रिकल की बहुत डिटेल ड्राइंग्स जो है वो आती हैं और वो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती हैं, आपको समझने में कई घंटे लग जाएंगे उसको। उस डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक सिविल इंजीनियर्स को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ती है। सो हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अलावा एक टिपिकल फ्लोर प्लान भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर तक का हमारा था। एक टेरिस प्लान मेरा रह गया, वो भी मैं आप सभी के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, तो हमारा फिर ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो ड्राइंग देख रहे हैं, बेसिकली ये ड्राइंग है हमारे टेरेस फ्लोर की, मतलब टॉप में जो हमारा टेरेस रहेगा उसकी ड्राइंग जो है वो यहाँ पे बेसिकली जो है वो दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना एक पॉइंट दिया है, ये बेसिकली जो है ड्रेन पॉइंट है। ये क्या है हमारा, ये ड्रेन पॉइंट है।
और इस ड्रेन पॉइंट से हमारा इधर का पोर्शन का ये जो पोर्शन है इसका सारा स्लोप जो है इस डायरेक्शन में जो है यहाँ पे बेसिकली जो है वो दिया गया है। और इस ड्रेन पॉइंट से ही हमारा जो है रेन वाटर जो भी यहाँ पे वाटर कलेक्ट होएगा वो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, जिसका डायमीटर भी आप अगर आप देखोगे तो 100 mm का डायमीटर जो है यहाँ पे दिया गया। और ये स्लोप भी इधर की डायरेक्शन में जो है मार्क यहाँ पे किया गया है। इसके तरफ आओगे तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक ड्रेन पॉइंट दिया गया है। इधर की साइड में हमारा एक ड्रेन पॉइंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक ड्रेन पॉइंट हमारा यहाँ पे है। ऐसे अगर आप इधर की डायरेक्शन में आओगे तो एक ड्रेन पॉइंट हमारा यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो सर्कुलर वाटर टैंक हमारे यहाँ पे रखे गए हैं, 1,000 लीटर इनकी कैपेसिटी है। इसके बाद ये इनके कनेक्शन के पाइप, ये जो होता है ना ये इसका जो कंट्रोल करने का कनेक्शंस होता है ऑफ ऑन ऑफ करने का, तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में यहाँ पे बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर। और ये जो हमारा मेन लाइन आ रही है जो पाइप नीचे जाएगा, यहाँ पे देखो आप 15 डाया का यहाँ पे पाइप जो है वो यूज हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फिलिंग के लिए पानी आ रहा है, मतलब ये जो वाटर पाइप आ रहा है जिससे ये टैंक फुल होंगे, तो ये 25 mm डाया का पाइप जो है यहाँ पे बेसिकली दिया गया है। ऐसे ही आप स्लोप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है वो स्लोप यहाँ पे दिया गया है। ये हमारा स्टेयरकेस है, इसका स्लोप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे जो है वाटर टैंक दिए गए हैं। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन पे हमारे जैसे यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे हमारे जो दिए हैं कनेक्शंस, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी कनेक्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टेरेस प्लान जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल प्लान था जो मैंने डिस्कस किया। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आप सभी के साथ में जो है डिस्कस किया। तो मेन चीज़ें जो हो सकती हैं वो मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किया। एक सिंगल वीडियो के अंदर सारी चीज़ कवर कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है और उतनी लंबी वीडियो आप देखना जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिटेल में मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किया है। ये वीडियो देखने के बाद में आपके डिटेल जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी हद तक क्लियर होंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है जब आप आने वाले टाइम पे किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। इसके अलावा न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। एडवांस स्किल सीखने के लिए आप हमारे कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, थैंक यू।